माशाल्लाह साफ सुथरे पेजेस हैं, कड़कते नोटों की तरह हैं, ऐसे रखे हुए हैं, और फिर बेचते हैं सोशल मीडिया पे 10/10 करके। DSR की किताब खरीद लो, आई कैप की, 10/10। अभी रिजल्ट नहीं आया होता, फिर खुद ढूंढ रहा होता। थैंक यू। धन्यवाद। ले मेरे बच्चों को याद होगा, हमने पढ़ना शुरू किया था डाटा को। सबसे पहले हमने सीखा था कि डाटा होता क्या। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने पढ़नी शुरू की थी इसकी टाइप्स। और हमें पता चल गया था कि डाटा की दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि इन दोनों टाइप्स के आगे भी कुछ टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव में दो टाइप्स थी, कौन कौन सी बोला? नॉमिनल और ऑर्डिनल। और इन दोनों में फर्क किस चीज का था? ऑर्डर का या रैंक का। फिर हमने क्वांटिटेटिव डाटा को डिस्कस किया था। ये क्वांटिटेटिव डाटा, इसकी फर्दर टाइप्स कौन कौन सी थी? डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इनमें मेरे बच्चे फर्क किस चीज का था? डेसिमल या फ्रैक्शन का। ये मेरे बच्चे मेनली इसमें फर्क था। उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने कैटेगरीज पढ़ना शुरू की थी मेरे बच्चों कल। और कैटेगरीज हमने डिस्कस किया था कि कितनी तरह की कैटेगरीज हैं इसकी। तीन तरह की कैटेगरीज हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। समाई बोल लो, सेमी बोल लो, भाई सेमी बोलते हैं मोस्टली। ऐसे ही है ना, सीमी तो नहीं ना बोलते। सेमी स्ट्रक्चर्ड, इट्स ओके। कौन सा वाइवा सुनाना जाके आपने, बस स्पेलिंग याद रखना है, चार। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मेरे बच्चे ये वैसे ही ओवरऑल भी देखा था कि इसमें है क्या क्या। स्ट्रक्चर डाटा, अगर आपको याद हो, कल हमने डिस्कस किया था, ये प्री डिफाइंड होता है, ये प्री डिफाइंड होता है। और प्री डिफाइंड के साथ साथ इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये कैसे मेरे बच्चे इसको स्टोर किया जाता है रोज एंड कॉलम्स के अंदर। यानी कि एक तो इसका फॉर्मेट प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, और प्री डिफाइंड फॉर्मेट कैसे बनाते हैं हम रोज एंड कॉलम में। और फिर हमने डिस्कस किया था कि इस टाइप के डाटे को बड़ा इजीली हम मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, क्यूरी। देखो, आगे हमने पूरा डाटा एनालिटिक्स भी पढ़ना है, पूरा के पूरा हम डिस्कस करेंगे इसको। आपको पता कि एक हैंड्स ऑन कोर्सेज के अंदर भी एक डाटा एनालिटिक्स का एक वो है एरिया, थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स, जो आप वहां पे पढ़ेंगे। तो खैर, ये एनालिसिस उसके अंदर हम सीखेंगे। वैसे तो आप हर वक्त एनालिसिस करते हैं, याद है ना, मैंने आपको बताया था। इवन किसी दुकान पे, किसी होटल पे बैठ के आप सारा दिन एनालिसिस करते हो। लाले की दुकान है, लाले ने कभी सोचा होगा इतना है जितना उसके होटल पे बैठ के आप लोग सोचते हो। तो ये सारे एनालिसिस होते हैं। वही एनालिसिस मेरे बच्चे यहाँ पे सीखे जाते हैं, कोई अलग से चीज़ नहीं करनी है आपने। बस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो एनालिसिस परफॉर्म होते हैं वो टूल्स क्या कौन से हैं, और आगे इनमें क्या जिद्दत आ रही है, ये चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले वैसे हवाई करते हो आप, और कई देखो, मैं वैसे कहता हूँ, अल्लाह माफ करे, नो डाउट, ये प्रिसीजन डिसीजन में आपकी मदद करेंगे। ये जो टूल्स हैं, ये प्रिसाइज डिसीजन में आपकी मदद करेंगे। लेकिन कमाल का बंदा वही है जो अंदाजे से डाटा इकट्ठा करे, अपने दिमाग में ही आपको ये बताए कि आगे क्या होने वाला है। चमत्कारी इंसान तो यही है ना, जिसने कंप्यूटर से सारा कुछ कर कर आके डाटा की बेस पे फैसला किया। तो इसका मतलब कि उसने अपनी अकल तो इस्तेमाल ही ना की। तो जस्ट एग्जांपल, वैसे मैं क्या करता था, सर मैं आपको समझाता हूँ, ये नहीं कहना कि सर क्या कमाल की बात है। क्योंकि मैं 2008 से ही कॉलेजेस में हूँ, और अल्लाह का शुक्र है अच्छी पोजीशन पे ही, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर ही रहा। तो मुझे क्यों इतनी उतनी थोड़ी सी एज के अंदर, जब बुजुर्ग लोग इन्वेस्टर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, वहां पे मुझे क्यों उस पोजीशन पे बैठा दिया? मैं उनको आगे अंदाजों से बता दिया करता था कि आगे होना क्या है। ये नहीं कि अल्लाह माफ करे कि कोई गैप का नॉलेज था, नहीं नहीं, जो ट्रेंड्स हुआ करते थे, जो होना था आगे, नई स्कीम आ रही है, इसमें कौन सा पेपर जिसमें ज्यादा बच्चा आ सकता है, आगे हम PRC AFC में कितना बच्चा इकट्ठा कर सकते हैं, ये सारा कुछ उनको। और अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि देखो, ये हर बंदे की सोच होती है ना कि कितना का आप ध्यान दे रहे हो उन चीजों को। जिस बंदे की सोच ही और अप्रोच ही यही हो, हर वक्त सोचते ही ये हो, तो उसके दिमाग में देखो ना, क्रिकेट की वो है, जिस बंदे की हर वक्त सोच ही क्रिकेट है, उसके उसके बारे में कुछ ज्ञान ही डिफरेंट होगा। वो अपने यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए उसके ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं, और लाखों कमाते हैं वो एक एक मैच के ऊपर। भाई ध्यान ही है ना, दूसरा बोल रहे हैं वहां पे बैठ के, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने देखा आगे पीछे, वो आगे एनालिसिस करते हैं, लोग उनको सुनते हैं। यार वो फलाने बंदे का एनालिसिस सुनो, वो क्या कह रहा है, अंदाजा ही बता रहा होता है ना, अभी कौन सा मैच हुआ होता है। तो ये मेरे बच्चे सबसे जो कमाल का बंदा है ना, वो ये है कि जो अपना दिमाग लड़ा के वो सारा कुछ करेगा। टूल्स तो हैं आपके पास, ये इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे। चलो, मेरा ख्याल है कि वो क्लास खत्म हो गई है, जो बाकी R1 वाली। चलो शुरू करते हैं। ले बेटा, डिस्कस कर रहे थे कि ये जो स्ट्रक्चर डाटा है, ये आपका इन तीन कामों में आपकी मदद करेगा, मैनेज, एनालाइज और क्यूरी। और ये कैसे मेरे बच्चे, फिर हमने डिस्कस किया था, इसके लिए आपके पास कुछ टूल्स होंगे। और टूल्स में मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्ड जो क्यूरी लैंग्वेज है, ये भी आप इस्तेमाल करेंगे, याद करें। फिर हमने थोड़ा सा देखो, ये चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है, ये बनता है कि आपको स्लाइड्स पे पढ़ाया जाए। यकीन कर लो कि अगर वैसे इसको पढ़ाने की कोई कोशिश करे ना, वो जरा थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा होगी। ये नहीं कि अल्लाह माफ करे हर बंदा कमाल
वो व्हाइट बोर्ड को भी यूज करके या बाकी चीजों को भी, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो सकती है, और क्योंकि सारा कुछ लेकर आना वहां पे बड़ा मुश्किल होता है। ये सारा कुछ समझाना है, कुछ कुछ तो बताया और दिखाया जाए बच्चों को, बड़ा इंपॉर्टेंट। याद करें कल हमने डिस्कस किया था एसक्यूएल को, कि एसक्यूएल मेरे बच्चे कैसे काम करता है, या हमने डिस्कस किया था कि इंटरप्रेटर के तौर पर काम करता है। यानी कि जो भी हम क्यूरी देते हैं सिस्टम को कि हमें ये एनालिसिस करके दे दो, सिस्टम हमारी जो लैंग्वेज है उसको नहीं समझता। ये जो एसक्यूएल है, जो स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, ये उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है जिसको डेटाबेस अंडरस्टैंड करता है, और फिर डेटाबेस उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जैसे कल मैंने आपको कहा था कि वैसे अगर किसी बंदे को भेजें कि वहां पे फाइल में डाटा पड़ा हुआ, वो फाइल से वो डाटा ढूंढ के ला के बेचारा दे देगा, लेकिन यहाँ पे तो डाटा ही आपका डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो डेटाबेस से आपने वो फाइल मंगवानी है, वो सारा एक बंदे का रिकॉर्ड मंगवाना है। तो डेटाबेस को जो हम करेंगे वहां पे क्यूरी करेंगे, उससे डाटा मांगेंगे, मेरे बच्चे वो मांगते तो आम क्यूरी से है, लेकिन उसको वो कन्वर्ट एसक्यूएल किस में करता है, ऐसी लैंग्वेज के अंदर जिसको डेटाबेस समझ सकता है कि ये किस बंदे का रिकॉर्ड मांग रहा है, उसको देखेंगे ले बेटा। अच्छा, एक चीज जो आज मैंने आपको मेनली बतानी है, क्योंकि यहां से हमने पढ़ना शुरू करना है थोड़ा सा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके आखिर के ऊपर केस स्टडी दी हुई है। अगर ये स्ट्रक्चर्ड डाटा अब देखेंगे इसके यूजर्स, उसके बाद अगर आप देखेंगे, क्योंकि दो केस स्टडी दी हुई है, स्ट्रक्चर्ड डाटा इन रिटेल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, नजर आया ये थोड़ा सा आपको, और स्ट्रक्चर्ड डाटा इन बैंकिंग, ये केस स्टडी के नाम से ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, जहां पे उसने केस स्टडी आपको किसी टॉपिक के नीचे दी हुई है ना, तो याद रखना कि केस स्टडी उस तरह की पूछी भी जा सकती है पेपर के अंदर। उसने दी ही क्यों है आपको केस स्टडी? इसलिए दी है कि भैया इस तरह की चीज मैं पेपर में आपसे पूछ सकता हूं, यानी कि बहुत ज्यादा डिटेल में पूछूंगा। अब वो क्या पूछेगा, ये सारी बातें उसने हर इंडस्ट्री का पीछे आपको डिटेल बताएगा, हर इंडस्ट्री की, और वहां पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर डाटा अवेलेबल होता है और वो क्यों जरूरी है उस इंडस्ट्री के लिए, दो चीजें आपको बताएगा। ये पीछे है मेरे बच्चे, जो हम यूजर्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें कितनी चीजें आपने पढ़नी है, दो चीजें पढ़नी है। ये स्ट्रक्चर डाटा की है। आगे इसी तरह सेम इंडस्ट्रीज के अंदर आगे वो आपको अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का भी बताएगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड का भी बताएगा। ये ना समझना कि कहीं पे किसी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर्ड ही होता है। याद करें कल हमने डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर तो सिर्फ कोई 15-20% होता है, कोई 80-85% तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है वहां पे। तो मेरे बच्चे, ये जितनी इंडस्ट्री अभी हम डिस्कस करेंगे जिनके अंदर स्ट्रक्चर डाटा के बारे में हमने दो चीजें डिस्कस करनी है, कि यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा किस किस शक्ल में अवेलेबल होगा, और आगे उसके वहां वो स्ट्रक्चर डाटा किस लिए जरूरी है उस इंडस्ट्री के लिए। तो इसी के ऊपर वो क्या करेगा, केस स्टडी बना देगा। वो कहेगा कि अज्यूम कर लो ऑडिटर के तौर पे आप किसी बैंक में गए हैं, बताएं वहां पे स्ट्रक्चर डाटा कौन कौन सा अवेलेबल होगा, और बताएं वो क्यों जरूरी है। आपने आंसर यहीं से करना है, आंसर यहीं से करेंगे, यही बातें दोबारा रिप्रोड्यूस कर दी है, लेकिन एमयू उसने कहानी बना दी उसकी। अब आप आंसर करेंगे, आप सीएफई में गए हो, वहां पे अज्यूम कर लो कि सीएफई में ये पार्टनरशिप है और उनका पार्टनर्स का आपस में पड़ा पड़ा हुआ है कि किसी पार्टनर ने फ्रॉड कर लिया है, और आपको जब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। अब आप वहां पे गए हो, अब बताओ वहां पे स्ट्रक्चर डाटा कौन कौन सा होगा और वो सीएफई के लिए क्यों जरूरी है। बात वही पूछनी है उसने, लेकिन जरा थोड़ा सा उसको अप्लाई करवा देगा आपसे। इसलिए इसको पढ़ते हुए ये नहीं सोच रहा कि मैं बस यूजर पढ़ रहा हूं तो इंडस्ट्री के नाम याद रख लिए तो इससे सारा काम चल जाएगा। आगे मेरे बच्चे जो दो चीजें हैं, एक तो मेरे बच्चे कि स्ट्रक्चर डाटा किस शक्ल में अवेलेबल होगा, और दूसरा वो क्यों जरूरी है कौन कौन सा, और वो क्यों जरूरी है। दो बातें मेरे बच्चे हर टॉपिक के नीचे, ये जितने भी आप पढ़ेंगे क्या रखोगे इसको, तो इसके ऊपर छोटी सी वो केस स्टडी बना के आपसे पूछ लेगा, अप्लाई करवा देगा। अगरचे ये बहुत टफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी। लेकिन कल एसक्यूएल वगैरह ये स्ट्रक्चर्ड डाटा की हमने वो पढ़ ली थी डेफिनेशन वैसे, और ये एग्जांपल हमने देख ली थी थोड़ी सी कि कस्टमर रिकॉर्ड इन इस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसमें किस शक्ल में मेरे बच्चे हमें नजर आ रहा होता है। ये इसकी हमने एग्जांपल देख ली, दोबारा देख लें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे सीआरएम यूज होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये सिस्टम यूज होता है, तो मेरे बच्चे उस वहाँ पे हर जो कस्टमर होंगे उनका डाटा कुछ इस तरह स्टोर होगा। क्या ये रोज कॉलम आपको नजर आ रहे हैं? ये कौन सा डाटा होगा? ये स्ट्रक्चर डाटा होगा। तो स्ट्रक्चर डाटा के अंदर आप देखेंगे कोई बंदा है फलाना, उसका ये कस्टमर आईडी है, उसका नाम ये है, उसने क्या खरीदा हमसे, तो इसके हम क्या कर सकते हैं, ये क्यों स्ट्रक्चर डाटा आगे हमने डिस्कस किया था, इसको हम डिफरेंट तरह के एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर है, क्या वो अगर लैपटॉप खरीदा है क्या खाली लैपटॉप ही खरीद के चला जाता है या साथ कुछ और भी खरीदता है, और ये कितने परसेंट ऐसे कस्टमर हैं जो अगर लैपटॉप खरीदने आते हैं तो साथ कुछ और भी खरीदते हैं। तो डिफरेंट तरह के, और किन दिनों के अंदर ज्यादा सेल होती है, किन दिनों के अंदर कम सेल होती है, किस एरिया से लोग आके यहाँ पे हमारे से चीजें खरीदते हैं, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं इसी डाटा से इसका एनालिसिस करते हैं। तो सीआरएम के अंदर भी मेरे बच्चे इस तरह की चीजें, और फिर हमने डिस्कस किया था कि दूसरी एग्जांपल कौन सी थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है बैंक के अंदर, तो उसका भी मेरे बच्चे इसी तरह, कोई भी कस्टमर है उसका क्या रिकॉर्ड होगा वहां पे, ट्रांजैक्शन आईडी होगा उसका कि ये जो ट्रांजैक्शन की है उसका आईडी क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, उस बंदे का क्या किया उसने, किस चीज में ट्रांजैक्शन की है, डेबिट क्रेडिट जो भी है, इस तरह सारा उसका रिकॉर्ड बन रहा होता है। ये भी मेरे बच्चे क्या है, एक स्ट्रक्चर डाटा की शक्ल में
टेबल्स और रोज में आपको नजर आ रहा होगा। ये 2 एग्जांपल उसने नीचे दिए हैं, याद करने, कल हमने डिस्कस किया था। पेपर में कैसे पूछेगा वो, डिफाइन करो स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, तो आप ऊपर की बातें लिखेंगे और फिर वो क्या कहेगा, आप कोई रेलिवेंट 1 या 2 एग्जांपल भी दे दो। तो फिर एग्जांपल कौन से लिखेंगे, यही लिखेंगे, बेहतर यही है। लेकिन कोई खुद से भी बना दे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बनाना इसी तरह की मिलती जुलती। यार ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी आगे, ये ड्रॉ करने की जरूरत, ये तो समझाने के लिए है। जो चीज आपकी किताब के अंदर नहीं है वो आपसे नहीं पूछे, ये याद रखिएगा। ये ना सोचना कि सर अगर ड्रॉ करा लिया तो सर वो पैमाना शिमाना लेकर जाए साथ, है? वो तो ले जाओगे लेकिन कर लिखोगे क्या बीच में, है? तो मेरे बच्चे ये चीजें आपसे नहीं करवाएंगे, नहीं बेटा। ये हमने पढ़ना शुरू किया था कर, और मैंने आपको बता दिया कि इसको पढ़ना कैसे है। ये यूजर सिर्फ यूजर्स के तौर पे पढ़ोगे या कैसे पढ़ोगे। हर इंडस्ट्री का 2 चीजें आपको यहां पे पढ़ाई जाएंगी, क्या क्या बोला, हर इंडस्ट्री में कौन सा, किस शक्ल में आपको स्ट्रक्चर डाटा अवेलेबल होगा, कौन कौन सा स्ट्रक्चर डाटा वहां पे अवेलेबल होगा। अनस्ट्रक्चर भी बड़ा होगा वहां, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो कहां पे मिलेगा आपको, और दूसरा वो क्यों जरूरी है स्ट्रक्चर डाटा वहां पे, याद रखोगे। स्ट्रक्चर डाटा सीएफई में आए हो, स्ट्रक्चर डाटा किस शक्ल में मिलेगा आपको, कहां कहां पे मिल सकता है। स्टूडेंट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर डाटा की शक्ल में पड़ा होगा, आपके माशाल्लाह खूबसूरत टेस्टों का रिकॉर्ड स्ट्रक्चर डाटा की शक्ल में पड़ा होगा, आपकी फीस की जो भी डिटेल है वो स्ट्रक्चर डाटा में पड़ी होगी, जो फैकल्टी है उसकी सारी डिटेल स्ट्रक्चर में पड़ी होगी, कौन कौन यहाँ पे पढ़ाता है, कितने घंटे हैं, फुल टाइम है, विजिटिंग है, जो भी हर एक रिकॉर्ड बन रहा होता है। खैर देखेंगे इसको, जितनी इंडस्ट्री बताइए, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी में से पूछेगा। लेड़ा कहता है स्ट्रक्चर डाटा इज वाइडली यूज अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स ऑर्गेनाइज, इजीली एक्सेसिबल और एनालाइज, वही 3 बातें जो पीछे उसमें बताई थी। कहता है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे लफ्ज वहां पे बैंक बोल दे चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल दे, क्योंकि ये दोनों का मतलब सेम है। ऐसे ना बच्चे, हाँ बैंक बैंक होता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी होता है, लेकिन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक नहीं होता, इसलिए इसलिए उसने बीच में लफ्ज एंड लिखा है, क्योंकि दोनों अल्फाजों में फर्क भी है। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में मेरे बच्चे याद करें, हमने डिस्कस किया था, ये जो इजी पैसा है, ये जितने भी जायज कैश, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है। ये फाइनेंस का काम करते हैं लेकिन ये बैंक नहीं है। बैंक आप तभी बना सकते हैं जब बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवाओगे, याद रखोगे इसको। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं लेकिन ये बैंक नहीं है। आप कह दोगे ये जो जायज कैश है ये बैंक सही हो क्या, वेख्या 6 महीने मिलेंगे इन्होंने सही करने वास्ते कॉन्सेप्ट में। अच्छा कोई जल्दी भी कर सकता है वैसे लोड़ा। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में डाटा कैसे मिलेगा आपको, स्ट्रक्चर कहता है यूज स्ट्रक्चर डाटा टू मैनेज कस्टमर अकाउंट। एक तो जो कस्टमर की अकाउंट्स की जो डिटेल होगी वो किस शक्ल में मिलेगी आपको वहां पे, ये अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता मेरे बच्चे, क्योंकि आपने उस कस्टमर के अकाउंट से ही तो सारा कुछ बनना आगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपके कस्टमर के अकाउंट की बेस पे, जितने आप रिस्क एनालिसिस करते हो कि कौन सा पैसा मरना है कौन सा मिलना है, वो कस्टमर अकाउंट की डिटेल से ही आपको सारा कुछ पता चलेगा। किसका पैसा ड्यू है, किसने कब उधार लिया, कब वापस करना है, कितना सूद पे करना है, कितना प्रिंसिपल, सारा आपको उसी डेटा से पता चलेगा। तो ये मेरे बच्चे ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए ये जितने अकाउंट डिटेल ये और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जितना भी ये स्ट्रक्चर में उसमें होता है। आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं, उसको आपको सारी जितनी भी आपने पूरे साल के अंदर ट्रांजैक्शन की होंगी आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगी, और यही वो भी एनालिसिस करते हैं। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर बता रहा है ना, इसको कल ये नहीं कि कल उसका ईमान बदल जाएगा, क्योंकि आगे इसने इसी बैंक में कौन सी बताएगा, अनस्ट्रक्चर्ड भी बताएगा। और ढूंढते रहना वहां पे, ये ऐसा तो नहीं हुआ कि सर बैंक अकाउंट ये जो कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स है या जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है ये सारा अब वहां पे उसने अनस्ट्रक्चर्ड में भी रख दिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड में कुछ और है और अनस्ट्रक्चर्ड में ये आपको हमेशा स्ट्रक्चर्ड में ही मिलेगा, याद रखोगे। हाँ कोई सेमी हो सकता है वो, क्योंकि जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों फॉर्म में जाएगा वो भी हम देखेंगे। इवन देन आई क्या में जो पेपर देते हो ना, वो स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि उसमें कुछ ऊपर चीजें हैं वो स्ट्रक्चर्ड है, नाम है आपका, सीआरएन नंबर है, वो प्री डिफाइंड है। ऐसा तो नहीं कि हर कोई बंदा वहां पे अपनी मर्जी से कुछ और लिख दे, नहीं वहां पे वही चीजें हैं। लेकिन नीचे जो माशाल्लाह पेपर, अगर 10,000 बच्चा बैठा हुआ, 10,000 का 10,000 का अपना अपना पेपर है, एक पेपर का कुछ हिस्सा स्ट्रक्चर्ड है कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, इसका मतलब उसकी शक्ल क्या है ओवरऑल पेपर की, सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो इस तरह मेरे बच्चे ये भी चीजें इस तरह की हम देखेंगे, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड होंगी, कुछ स्ट्रक्चर्ड होंगी, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड। ये जो पढ़ रहे हो ये कौन सी पढ़ रहे हो, और मैंने आपको बता दिया, देखो ये 3 दिन में 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाना था, अगर खत्म करना होता, सिलेबस खत्म करना होता। लेकिन चैप्टर खत्म करके कोई राणे के सर पे कोई ताज आ जाएगा कि चैप्टर खत्म करवा दिया हमने, कोई थोड़ी सी समझ आ जाए तो आसानी हो जाएगी। ये रखना कि सर वो हमारे रूममेट है उनके तो माशाल्लाह 2 चैप्टर फुड़क भी गए, तो बेटा खुद पढ़ने से बेहतर है कि बंदा स्कूल स्कूल से पढ़े टीचर के साथ। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि नोट्स में आपको दूंगा,
और उस नोट्स के अंदर ये जितनी एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी ये सारी वहाँ पे आपको नजर आएंगी, और यही आपकी किताब जिस तरह कोई हेडिंग है, जिस तरह कोई पॉइंट है, वो वैसे ही होगा लेकिन बड़ा ही आसान होगा, और साथ उसकी एग्जाम्पल्स होंगी। लेकिन मेन सोर्स आपका आई कैप की, ये पहले दिन में दे सकता था लेकिन मुझे पता था फिर आपने किताबें नहीं खरीदनी है। इसके साथ वो हेल्पिंग है मेरे बच्चे, कि आप आसानी से कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, उसको याद करना चाहते हो, सब्जेक्टिव के लिए वहां से आपकी मदद करेगा। लेकिन सब्जेक्टिव में पूरी बातें लिखने के लिए आपको दोबारा किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? किताब से। तो चलते फिरते रिक्शे में जो आप मेहनत करते हो, आते जाते पढ़ते हो, वो वहां से पढ़ सकते हो, किताब खोलते हुए शर्म आती है। ले बेटा, कहता कि बैंक में कौन कौन सा डाटा स्ट्रक्चर्ड है, कस्टमर की अकाउंट डिटेल लिखनी है वहां पे पेपर में, आपने याद रखना है। इसको पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हो या ऐसे ही लिख देना जैसे कहानी लिखी हुई है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में पड़ा होगा, लोन इन्फॉर्मेशन जितनी भी जिसने जब जब लोन लिया हो, किसका लोन ड्यू है, कब से ओवर ड्यू है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ये सारा किस शक्ल में होगा मेरे बच्चे? ये स्ट्रक्चर में होगा। जैसे जस्ट एग्जांपल, ये किसी कस्टमर का बैंक में अकाउंट है, तो मेरे बच्चे उसकी सारी जो भी उसके डेबिट क्रेडिट जो भी हो रहे हैं उसकी रिकॉर्ड भी आ रहा है, उसका जो उसका बैलेंस पड़ा वो उसका भी आ रहा है, जो ट्रांजैक्शन की है किस मकसद के लिए की है वो भी आ रहा है। आगे मेरे बच्चे उसका पोर्टफोलियो भी आ रहा है। याद है कल मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो होता क्या है, कि उसने किस किस तरह का बैंक में पैसा रखा हो, उसने किस तरह का रखा हो, फिक्स डिपॉजिट में भी कुछ पैसा रखा होगा, और ऑटो लोन आउटस्टैंडिंग कुछ ये भी कुछ उधार भी लिया उसने ऑटो लोन में, या उसने कोई म्यूचुअल फंड में पैसा रखा होगा, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे होंगे उसने, कोई लाइफ इंश्योरेंस, कोई प्रीमियम श्रीमियम भी पे करवाता होगा। तो डिफरेंट पोर्टफोलियो उसके बैंक के अंदर, याद रखोगे इस बात। तो इनको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, यानी कि उसका पैसा किस शक्लों में पड़ा हुआ है वहां पे। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत, या किस शक्ल में उसने पैसा पे करना है उसको। ले बेटा, ये तो आसान बात है, यहां तक की बात तो बड़ी आसान है। इसके लिए शायद आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, बस हमने वो एक वो देख लिया टेबल, इससे हमें समझ आ जाती है इन सारी चीजों की। लेकिन बच्चे अगली जो चीजें हैं वो थोड़ी सी समझने वाली है। जैसे कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर डाटा है ये क्यों जरूरी था फॉर जनरेटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, क्योंकि अगर डाटा स्ट्रक्चर्ड ना होता तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बननी थी। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, वीडियोस हैं, कमेंट्स हैं, रिव्यूज हैं, हैं, बस एक बंदा सीएफओ बैठा वो रिव्यू दे रहा है, इस दफा माशाल्लाह कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमने दिन रात पैसा छापा है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे? हैं? बहुत कमाया है, बहुत कमाया, वो फलानी ब्रांच में लॉस है लेकिन फलानी में बहुत कमाया है। भाई कितना कमाया, कब कमाया, क्या हुआ? कोई स्ट्रक्चर्ड होगा डाटा तो उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे बच्चे बनेगी ना। याद रखोगे इसको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट की जाती है रिकॉर्ड से, अगर रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्ड होगा तो बढ़ेगी, नहीं तो जाहिर बात है। तो इसलिए मेरे बच्चे एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हमारी मदद करेगा, और दूसरा ऑडिट को कंडक्ट करने में आपकी मदद करेगा। अब ऑडिट, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बैंक है उसकी हजारों ब्रांचेस होती है, और खैर ब्रांचेस से मुझे याद आया, ये जो होती है ना कि कैटेगरीज होती हैं फॉर्म्स की, कैटेगरी ए बी सी, तो ये बैंक की ब्रांचेस के लिहाज से मेरे बच्चे ये कैटेगरी, ये स्टेट बैंक ये कैटेगरी देता है किसी भी फर्म की, और फिर हम ढूंढते हैं वो कैटेगरी वाली फर्म, या तो बिग फोर हो, या एटलीस्ट कम से कम कैटेगरी ए, अगर खुदा न खासा उससे गिरे बी, अगर बिल्कुल ही गिरा गिराया हो तो कम से कम सी। ये कैटेगरी मेरे बच्चे ब्रांचेस की बेस पे बनाई हुई है, अगर आप उसका निकालेंगे वो सारा डॉक्यूमेंट आपको बता देगा कि कैटेगरी ए ओवरऑल बैंक की वो ऑडिट कर सकता है, उसके लिए बैंक की चाहे जितनी मर्जी ब्रांचेस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कैटेगरी बी है उसकी अगर किसी बैंक की मान लो कि इतने 100 तक सिर्फ ब्रांचेस होंगी वो फिर कर सकता है, यानी कि इससे ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो उस बैंक का जो ऑडिट है वो कैटेगरी बी वाली फर्म नहीं कर सकती। और कैटेगरी सी जिसकी कोई 20-25 ब्रांचें हैं, मतलब बिल्कुल थका हुआ बैंक खुश होते हैं, एक बैंक भी हो उसकी ब्रांचेस भी 20-25 हो, तो सांबा ही, सॉरी कोई भी बैंक हो सकता है इसका। सांबा बैंक भी तो है ना, कभी कभार आपको नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ करे बड़ा कोई छोटा बैंक होगा, वैसे मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह का बैंक, तो जिसकी कोई 20-25-30 ब्रांचेस है, तो इस तरह का वो कैटेगरी सी करती है, मतलब ना ही समझो ना। तो कैटेगरी सी वालों को तो सिर्फ ये कैटेगरीज बैंक का ऑर्डर मिलने के लिहाज से होती है, और हम पागल हुए फिर रहे होते हैं कि हमने, और फिर बाद में हमने ना बैंक में जाना है, सूद है वहां पे ये है। तो भाई ये तो ध्यान रखो ये कैटेगरी है ही किस लिए है। तो खैर ये मैंने कहा कि आपको बता दूं, क्योंकि बच्चे कल इंशाल्लाह ये भी सिचुएशन आनी है कि सब कैटेगरी बी में जाना है या ए में जाना है। ले बेटा, तो ऑर्डर, अच्छा मैं बता रहा था कि एक कंपनी है उसकी सैकड़ों, एक बैंक है उसकी सैकड़ों ब्रांचेस हैं, हजारों ब्रांचेस हैं। मेरे बच्चे हम जब ऑर्डर करते हैं ना, सारी ब्रांचेस का जाके ऑर्डर नहीं करते, हमारे पास हर ब्रांच का रिकॉर्ड का उसका जितना भी डाटा होता है उसका रिकॉर्ड आ रहा होता है एक ही जगह पे इकट्ठा हुआ। हमें पता होता है कि किस ब्रांच में ज्यादा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, किसकी ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, किसमें कम ट्रांजेक्शन है, जिसका रेवेन्यू कम है, किसका कम ज्यादा है। हम उस बेस पे मेरे बच्चे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस को हम चेक कर लें सैंपल बेस पे। वो भी मेरे बच्चे हमारे सामने रिकॉर्ड होता है तो हमें पता चलता है ना वो स्ट्रक्चर्ड वे में। अगर हमें पता ही ना होता, ढूंढ लो भैया, तो फिर हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कौन सी ब्रांच यहाँ पे ज्यादा अहम है, कौन सी कम है। तो इसलिए मेरे बच्चे ये भी, ये ऑर्डर करना, और फिर हम सैंपल वहां पे कंडक्ट करते हैं कि ऐसी ब्रांच कभी भी जिसका इतने मिलियन तक रेवेन्यू हो मंथली, वो ब्रांच हम देख लेते हैं आगे।
तो वो भी स्ट्रक्चर डाटा है तो आपका वो निकाल के देगा ना, क्यों नहीं करेंगे आप, वो ब्रांचेस निकाल के दे देगा उसका रिकॉर्ड। इसी तरह मेरे परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट, अगर डाटा स्ट्रक्चर ना हो तो मेरे हम रिस्क असेसमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते थे। अब ये रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या, एक तो बैंक के अपने लिहाज से भी कि किस कस्टमर की तरफ से पैसा मर सकता है, ये बंदा फलानी इतनी ये ड्यू डेट इसकी इतने अरसे से गुजर गई है, अभी तक इसने पैसे नहीं दिए, तो रिस्क असेसमेंट तो करनी पड़ेगी ना, हो सकता है ये बैड डेट हो, ये पैसा हमें मिलना ही ना हो। लेकिन रिस्क असेसमेंट खाली इस लिहाज से नहीं होती, कस्टमर के लिहाज से भी रिस्क असेसमेंट होती है। डाटा स्ट्रक्चर होगा तो मेरे बच्चे बैंक को पता चलता है। जस्ट एग्जांपल अज्यूम कर लो, कहता है कि इट इफ यू यूजुअली शॉप इन लाहौर बट ट्रांजैक्शन शोन अप इन दुबई। जस्ट एग्जांपल, एक गरीब बंदा है, उसने बैंक में अकाउंट ओपन किया, वो लाहौर का है, वो मोस्टली बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन होती है ना उसकी, जब क्या कार्ड से एडीएम से या स्वैप करके कहीं पर भी, वो लाहौर के ही इर्द गिर्द की मुजाफात की ही ट्रांजैक्शन आ रही होती है, क्योंकि रिकॉर्ड बनना होता है वहां पे प्रॉपर। लेकिन अब जो ट्रांजैक्शन हुई है आज, वो दुबई में जाके हुई है, तो बैंक एकदम से उसको अलर्ट मैसेज भेज देगा, सर आपका कार्ड दुबई में इस्तेमाल हो रहा है, आपकी तो औकात है नहीं इतनी, तो चेक कर लो कि कहीं आपका कार्ड कोई खुदा ना खासा मिस यूज ना हो रहा हो। यही है ना कि देखो ये कैसे पता चला उसको, क्योंकि मेरे बच्चे पूरा ट्रेंड है उसका, उसे पूरा डाटा है कि ये कहां पे ट्रांजैक्शन करता है, तो बैंक साथ उसको क्या कर देगा, अलर्ट मैसेज भेज देगा। इस जैसे होता है कि अक्सर आपके किसी मोबाइल के ऊपर या उसकी जो फेसबुक है या किसी वो कहता है कि फलानी जगह से कोई बंदा लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, क्या आप ही हैं, आप कहेंगे हाँ मैं ही हूं, या किसी और डिवाइस से लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि फेसबुक के ऊपर राणा साहब हमेशा अपने मोबाइल से ही लॉग इन करते हैं। अच्छा, जैसे मैं लैपटॉप से करने की कोशिश करूंगा मुझे मैसेज आ जाता है कि सर ये फलानी डिवाइस से कोई लॉग इन करने की कोशिश कर, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरे बच्चे जाहिर बात है, ये उनके पास पूरा पीछे डाटा होता है, कब कब इसने लॉग इन किया और किस डिवाइस से किया है, याद रखोगे इस बात को। तो सेम मेरे बच्चे बैंक भी यही काम करते हैं फॉर। इसी तरह कहता टू मैनी विड्रॉल इन अ फ्यू मिनट सिग्नल पॉसिबल कार्ड मिसयूज, यानी कि खुद सोचें आपका कार्ड गुम हो गया, आपको लग रहा है जिसने चुराया है, चोरी किया है, वो बड़े सुकून सुकून से पैसे निकालेगा, वो कहता है कि धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन हो रही है, धड़ाधड़ स्वैप हो रहा है, इसका मतलब किसी के हाथ लग गया वो और वो निकालने की कोशिश कर रहा है, उसको अलर्ट मैसेज चला जाएगा कि भाई तेरी तो इतनी औकात है नहीं कि तूने एक दिन में इतनी ट्रांजेक्शन की हो, लेकिन आज हो रही है, तो आपको बता दिया जाए कि इस तरह का मामला। इसी तरह कह रहा है कि स्पेंडिंग फॉर अबाउट योर इनकम ट्रिगर्स ए फ्रॉड अलर्ट, कि बात का तो होता ना कि जस्ट मेरा कार्ड गुम हो गया, आपको मिल गया, आपने क्या कहला भाई राणे दे अकाउंट में बड़े मिलियंस पे होने, जाके ट्रांजेक्शन करते हैं, गड्डी खरीदते हैं सीधी, आपने उनको कहा कि भाई ये 3 मिलियन की गाड़ी कार्ड से पेमेंट, वैसे ही समझा रहा हूँ आपको, था मेरे अकाउंट में 3,000 है और ट्रांजेक्शन कितने की करने जा रहे हो, 3 मिलियन। तो बैंक को लगेगा भाई ये कैसे पॉसिबल है कि जिस बंदे को पता है मेरे अकाउंट की औकात क्या है, औकात से बाहर ट्रांजेक्शन हो रही है, कुछ गलत हो रहा है यहाँ, तो क्या करेगा, आपको अलर्ट भेज देगा। तो ये मेरे बच्चे सारा कब पॉसिबल था उनको, ये इसका मतलब उनके पास सारा रिकॉर्ड है मेरा कि मैंने जब भी कोई खर्चा किया किस लिमिट में रहते हुए किया, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकाउंट में पैसे ना हो और मैंने जानबूझ के उसको कार्ड पे फिर भी ट्राई की। अगर वो कर रहा है उसको अकाउंट की डिटेल का नहीं पता, बात समझ आ रही है कि नहीं। तो ये मेरे बच्चे ये किस चीज में मदद करता है, रिस्क असेसमेंट। इसी तरह कहता है इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, याद करें कल हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि कोई बंदा वहां पे पैसे ला ला के जमा करवा रहा है, लेकिन बैंक पैसे वसूल तो कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का हो, तो वहां पे फिर बैंक क्या करता है, जिस औकात से ज्यादा किसी के अकाउंट में पैसे आ रहे हो, तो फिर वो बैंक रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज हैं, एससीसीपी या बाकी जो भी एफआईए वगैरह, उनको भी अलर्ट करता है कि सर ये जरा आपके खुद चेक कर लें इसको। इसी तरह मेरे बच्चे कहता है, अच्छा इसमें कहता है स्ट्रक्चर डाटा आल्सो, ये सारा मेरे बच्चे एसेंशियली चल रहा है, ये दोनों चीजें आपसे पूछेगा कि बताओ बैंक में कौन सा स्ट्रक्चर डाटा है और ये क्यों जरूरी है, ये सब जरूरत बता रहे हो उसकी, ये क्यों जरूरी है। उसके बाद मेरे बच्चे स्ट्रक्चर डाटा आल्सो सपोर्ट्स फ्रॉड डिटेक्शन, इसी तरह की जो ये फ्रॉड डिटेक्शन में ये बातें, ये सारी मेरे बच्चे किसमें आ जाएगी, फ्रॉड डिटेक्शन में। लेकिन फ्रॉड डिटेक्शन में हम कुछ और चीजें भी बीच में ऐड कर सकते हैं, जैसे कहता है कि अनयूजुअल स्पेंडिंग इन ए न्यू लोकेशन, जैसे अभी मैंने वो ऊपर भी मेरे बच्चे रिस्क असेसमेंट कह लो या फ्रॉड, क्योंकि रिस्क में फ्रॉड भी आता है, अगर कोई नई लोकेशन में कोई ट्रांजैक्शन होने की कोशिश हो रही है तो ये भी फ्रॉड हो सकता है। मल्टीपल विड्रॉल्स इन फ्यू मिनट्स, वही ऊपर की बात मेरे बच्चे, ट्रांजैक्शन अब वही ऊपर की बात मेरे बच्चे। तो फ्रॉड और रिस्क असेसमेंट ये पॉइंट दोनों आपस में क्या है, ये ओवरलैप करते हैं। इसी तरह दूसरा क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि अगर बैंक के पास स्ट्रक्चर डाटा अवेलेबल है तो बैंक क्या कर सकता है, कस्टमर के बिहेवियर का एनालिसिस कर सकता है, ये करता क्या, ये चाहता क्या है, उस लिहाज से उसको क्या करेंगे, उसको ऑफर करेंगे। अब ये कैसे हो सकता है, जस्ट एग्जांपल कहता है कि बैंक गिव्स ट्रैवल कार्ड्स विद डिस्काउंट्स इफ यू स्पेंड मोर ऑन ट्रैवल, कहता है कि अगर बैंक को लग रहा है कि यार ये बंदा मोस्टली कभी कहीं जा रहा होता है, कभी कहीं किसी उसकी मुल्क की या किसी शहर की टिकटें खरीद रहा होता है, मतलब मोस्टली सफर में रहता है, तो हम क्यों क्यों ना इसको कोई ऐसे कार्ड ऑफर करें जिसके ऊपर कुछ डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हो।
कि सर अगर आप जाते हैं किसी में तो आप फलाने होटल में ठहरिएगा तो वहाँ पे इतने % आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो ये इससे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है कि देखो मैं अगर यहाँ से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, इस बैंक के साथ अटैच हूँ, बैंक ने मेरा कितना ख्याल रखा है कि मैं सफ़र करता हूँ, और जब सफ़र करता हूँ तो जाएं आप फलाने इलाके में तो सर थोड़ा सा सस्ता आपको हम होटल भी दे देते हैं। तो खुद सोचें वो बैंक की तारीफ नहीं करेगा किसी जगह पे, आप हम लोगों को कहेगा कि यार ये देखो कितना ख्याल रखते हैं ये लोग। इसी तरह कहता है कि रेगुलर सेवर्स गेट हायर इंटरेस्ट। आज देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बैंक को लग रहा था कि यार ये बंदा ऐसा है जो पैसे रखवा के बेचारा भूल ही जाता है, मतलब उसने अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए बेचारा पैसे इकट्ठे कर रहा है। अब घर में तो रख नहीं सकते क्योंकि घर में अगर पैसा रखा हो तो अपनों को तो पता होता है, और अपने ही मेरे बच्चे फिर मुंह पे कपड़ा लपेट के रात को पहुंच जाते हैं। तो 99.99% चोर अपने ही होते हैं, चोर जो घरों में घुस के जो चोरी कर रहे होते हैं। हाँ सड़कों पे वो अपने कम ही होते हैं लेकिन, क्योंकि ऐसे थोड़ी बात का तो घर वालों को भी नहीं पता होता हमारे घर में पैसे हैं, लेकिन उसको तो पता ना जैसे वो लेकर आया घर का जो भी बड़ा है, उसको तो बता के, जैसे बैंकों से अक्सर लोग निकलते हैं बेचारे बैंक के बाहर लुटते हैं, भाई अंदर कोई ना कोई तो लोग बैठे ही होते हैं सारा दिन कुछ ना कुछ काम के सिलसिले में, वो बता देते हैं कि पाजी फलाना बंदा इन्ने के पैसे लेके निकले। तो इसलिए मेरे बच्चे खैर ये हमेशा की कहते हैं ना वो घर का भेती लंका ढाए, तो यही होता है मेरे बच्चे। खैर कहता है यार ये बंदा अक्सर पैसे यहाँ पे सेव करके रखता है, तो क्यों ना हम इसका ये पता तो चल गया इसके बिहेवियर का, हम ऐसा करते हैं इसको ऑफर करते हैं कि सर आप पैसे यहाँ पे पड़े हुए, ये करंट अकाउंट में पड़े हुए, आप उठा के इसको फिक्स डिपॉजिट में रखें, आप इतना कमा लें इसके ऊपर। तो क्योंकि देखो बैंक भी तो बेचारा थोड़ा सा परेशान ही रहता है ना, कब मांगने आ जाए, पैसे तो पड़े हुए हैं सेव कर रहे हैं लेकिन कब मांगने आ जाए तो भी तो दिक्कत होती है ना। वो कहता है कि सर इसको हमें भी दिक्कत ही है, हम यूज भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर इस पैसे को, आप ऐसा करो उठा के ये फिक्स डिपॉजिट में रख दो, हम इसके ऊपर आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो ये तभी पॉसिबल था ना अगर उनके पास रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड ही ना हो तो कैसे उसको कह सकते हैं इस तरह की बात। इसी तरह कहता है कि बैंक बूस्ट सर्विस एट बिजी टाइम फॉर स्मूथी पेमेंट्स, ये भी हो सकता है मेरे बच्चे। बात का तो होता है ना कि उन्होंने देखा, सारा कस्टमर का एनालिसिस किया, उन्होंने देखा कि यार ये लोग ना सैटरडे की रात को बड़ा खर्च करते हैं, तो फिर उस वक्त सिस्टम ही डाउन हो जाता है अक्सर। तो उन्होंने कहा कि भाई सैटरडे की रात को क्योंकि ये बहुत ज्यादा खर्च करते हैं हमारे जो कस्टमर्स हैं, तो उस वक्त हम क्या करेंगे अपने सिस्टम को स्मूथ रखने के लिए हम उस वक्त जो भी जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने का, हम बैंडविड्थ वगैरह उसको रीनेगोशिएट कर लेते हैं ताकि वहां पे इनको कोई दिक्कत ना हो। वो देखना अगर दिक्कत होगी तो बेचारे परेशान होंगे तो उसकी बदनामी होगी। तो इस तरह भी मेरे बच्चे ये कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आई कैप तो इस तरह का काम करता है, जब आपके आखिरी दिन होगा वो सारा कुछ दाखला भेजने का, तब भी दिक्कत होगी वहां पे आई कैप की वेबसाइट के ऊपर, और जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन तो आई कैप की वेबसाइट वैसे पी के सोई होती है? वो उसका नशा उतरता है जाके 2-3 बजे, तो ये हाल होता है उसका। आई कैप माशाल्लाह इस तरह के उसको करने की जरूरत नहीं, आप लोगों की मजबूरी है, आप कर रहे हो सी है, उनको क्या करो ना करो ऐसे ही फर्क पड़ता है आई कैप को आपके करने या ना करने से, पड़ता है। अच्छा खासा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आप लोग ही दे रहे हो उनको, और एक एक पेपर पे बार बार दे रहे हो। लेवड़ा कहता है कि सस्पिशियस स्पेंडिंग अलर्ट्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फ्रॉड, ये उसी तरह का मेरे बच्चे, क्योंकि वो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था एक बंदे की औकात ही नहीं बेचारे की कि वो बहुत ज्यादा खर्च करे, तो इससे भी मेरे बच्चे उसका क्या हुआ, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस हुआ, यार इसका ये तो बेचारा कभी कभार खर्च करता था, आज इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है बेचारे का कार्ड उसकी बेगम के हाथ पे हो, तो हम अलर्ट जारी कर देते हैं उसका। खैर ये मजाक किया मैंने। कहता है कि गुड पेयर्स गेट चीपर लोन्स। अब एक बंदा है वो पैसे लेता है लेकिन हमेशा लोन टाइम पर वापस भी करता है, तो भाई ऐसे बंदे के लिए उसका बिहेवियर का पता चल गया ये बंदा पैसे नहीं मारता। जैसे होता है ना कि सर यहाँ पर भी बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर हमें डिस्काउंट दे दो, या चलो डिस्काउंट की तो बात रहने देते सर हम इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। अच्छा कुछ बच्चों का हमें पता होता है कि इसने इंस्टॉलमेंट में पे करने की पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उसके बाद इसने कभी हमें नजर ही नहीं आना। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा पैटर्न है हमारे पास कि वो बड़े अरसे से पढ़ रहे हैं और वो जब जब कमिटमेंट करते हैं वो आप एंड टाइम के ऊपर आके पैसा पे कर देते हैं। तो खुद सोचें एक ऐसा बच्चा भी है जिसका हमें पहले जिसके साथ वास्ता पड़ चुका है और उसने अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता हो, और एक ऐसा जो पे करता है, और दोनों इंस्टॉलमेंट मांग रहे हो सामने बैठे हुए, तो किसको हम इंस्टॉलमेंट कर देंगे किसको नहीं करेंगे? जो पे कर देता है उसको पे कर देंगे, उसका बिहेवियर का हमें पता है, लेकिन दूसरे का पता है कि ये गोलीबाज है, इसने करवा के बाद में वो कहना कि भाई सारी बात, फिर माशाल्लाह आगे वो पोर्टल भी ले जाते हैं। देखो मेरे बच्चे कॉलेज के कितनी की फीसें चार्ज कर रहे हैं कॉलेज, यकीन कर लो जो कॉलेज ज्यादा से ज्यादा फीस भी चार्ज कर रहे हैं ना, ये वो फिर भी ज्यादा नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कि जिस तरह की क्वालिफिकेशन आप कर रहे हो, कल जो आपने कमाना है मेरे बच्चे उसका भी तो हिसाब किताब लगाओ ना। तो फिर आपका जो खर्चा बनता है, आपकी जो फील्ड है वो मेडिकल से कहीं कम नहीं है, तो फिर खर्चा भी तो मेडिकल के बराबर होना चाहिए ना। और ज्यादा जो खर्चा वो बनता ही कोचिंग का है। यकीन करें आई कैप तो चलो सेमी गवर्नमेंट टाइप का इदारा है, वो तो चलो जो भी कर रहा है वो कर रहा है, एसएफएस भी रखा हुआ उसने, कई बच्चों को पता ही नहीं, वो बड़ा बेहतरीन तरीका का है, सबको बताओ जिसके मार्क्स 80% हो,
कि भाई एसएफएस ले, उधार कर रहा है कैप बगैर लोन वाला, कि जब आप अभी अपनी फीसें हमारी कम करवा लो हमसे, और जब सीफेब में पहुंचोगे दे देंगे, तो तब तो दे ही देंगे, 60-70 हज़ार बनेगा टोटल, तब पे कर देना उसको। तो बड़ा बेहतरीन तरीकाकार है, अगर किसी को पता हो तो जो बच्चे करने आ रहे हो सी उनको बताएं कि अगर 80% मार्क्स हैं एसएफएस अवेल कर लो आप। और उसके बाद जब आप सीफेब में जाओगे तो जितनी फीस अभी आपकी कम की होगी आई कैप ने, एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन, वो सारी एनुअल जो भी होगी वो क्या कर देंगे, उस वक्त पे कर देना। उधारे को लग रहा था खुदा ना खासा नहीं पहुंचे तो ना सही है, आई कैप के डिफॉल्टर अगर पहुंच गए तो पे कर देना उस वक्त। तो ये मेरे बच्चे इस तरह की चीजें, खैर वापस ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ आई। कल अगर वो पूछ ले पेपर के अंदर कोई सिनेरियो बेस, कोई केस स्टडी थोड़ी सी बना के कि वैसे ही आप अपने दोस्त के साथ आई कैप की फीस पे करने गए बैंक में, और वहां पे आपने उसको कहा कि ये जो तेरी फीस जाएगी ये स्ट्रक्चर्ड उसमें तरीके से हो रही होगी प्रोसेस, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा, वो कहता नहीं नहीं अनस्ट्रक्चर्ड होगा। तो दोनों में बहस चल रही है, तो फिर कहेगा अच्छा बताएं कि बैंक में कौन सा स्ट्रक्चर्ड होता है और फिर उसके यूज क्या है। बात वहीं पे जानी है, यहीं पे आकर रुकनी है, जो मर्जी अंदर लड़ाई चल रही हो बैंक में। क्या रखोगे इसको? नहीं बेटा, दूसरा क्या है, रिटेलर। रिटेलर कौन होता है बोला? रिटेलर कौन है? जो एंड कंज्यूमर को चीजें बेच रहा हो, यानी कि सादा अल्फाज में जिसने आगे चीजें ना बेचनी हो, ऐसे लोगों को अगर कोई बंदा चीजें बेच रहा है जिन्होंने कंज्यूम कर लेनी है, तो वो क्या है, रिटेलर है। मुझे ये बताओ कि अगर हम किसी उसकी बात कर लें, कोई सुपर मार्केट की बात कर लें, या चलो मेट्रो शेट्रो की बात कर लें, ये सुपर स्टोर हैं, बड़े स्टोर हैं, क्या कह रहे हैं वो, रिटेलर्स हैं। हाँ तो नशेयो रिटेलर है ना, तो उसे तो लाके चीजें बाहर भेज दे। यार कौन होती है, यानी कि अभी कॉन्सेप्ट बताया मुझे कि रिटेलर वो बंदा होता है जो ऐसे लोगों को बेचता है जिन्होंने आगे नहीं बेचनी। तो मेट्रो वाले जिन लोगों को चीजें बेचते हैं आगे बेचते हैं हम। तो ये सारे क्या हैं, ये रिटेलर्स ही हैं। यानी कि रिटेलर में ये ना हो कि जब ये पढ़ रहे हो तो आप अपने जो मोहल्ले में वो कोने पे दुकान है ना छोटी सी बेचारी, जो बाद बाकी चीजें भी लगा के बैठा, वो सामने पकौड़े भी निकालता है, तो आप उसकी बात कर रहे हो कि सिर्फ इसी की बात करना है यहाँ पे रिटेलर्स की, तो जरा थोड़ी सी बड़ी सोच रखना है यहाँ पे। ये बड़े बड़े जो सुपर स्टोर हैं वो भी इस रिटेलर में कवर होंगे। ये बेटा कहता है कि रिटेलर लेवरेज, लेवरेज होता है कि फायदे उठाना। देखना रिटेलर कैसे स्ट्रक्चर डाटा से फायदे उठाएगा। रिटेलर के पास भी बड़ा सारा स्ट्रक्चर डाटा होता है, और वो क्यों जरूरी है उसके लिए, ये दोनों चीजें फिर यहाँ पे पढ़ेंगे आप। कहता है कि रिटेलर फायदा उठाएगा स्ट्रक्चर डाटा से टू मैनेज प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सामने से ये जना हॉस्पिटल है ना, तो जना हॉस्पिटल के सामने से गुजरते आप देखा होगा कि वहां पे कितने सारे मेडिकल स्टोर हैं। मुझे बताओ क्या वो रिटेलर हैं? पक्की बात है रिटेलर्स हैं वो। मेरे बच्चे अगर आपने देखा होगा कि वहां पे जब कोई बंदा एंटर होता है तो कई 4-5 लोग खड़े होते हैं, उन सबके सामने सिस्टम्स हो। तो जो भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास होती है हम जाके उनको देते हैं, वो क्या करते हैं उसके उसमें डाटा उस एंटर करते हैं, उसके जो भी नाम लिखा हो, उसके बाद हमें बताते हैं कि ये मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है। सिस्टम खुद उनको बता देता है। अब अज्यूम कर लो अवेलेबल है, वो क्या करेगा, कोई भी आपने पैनाडोल ही ली है, वहां पे पैनाडोल के 10 पत्ते पड़े हुए हैं, 4 पत्ते आपने खुद ले लिए हैं। लेकिन वहीं पे मेरे बच्चे उस सिस्टम के अंदर ही एक तरीकाकार भी होता है कि अगर ये पैनाडोल के पत्ते कम होते होते जब ये 3 पे पहुंचेंगे, तो जो भी इसका सप्लायर है सिस्टम खुद ही उसको ऑर्डर भेज देगा कि भाई और पैनाडोल के पत्ते काम। ये वहां पे तरीकाकार होता है मेरे बच्चे, याद रखना, वहां पे फोन करके किसी को नहीं कहते फलानी मेडिसिन भेज दें। ये सारे का सारा उनके सामने जो जादुई सिस्टम पड़ा होता है ना, ये सारा उसी के जरिए होता है। और वो जादुई सिस्टम ही उसको बताता है। ये सारा आप आई में पढ़ के आए हो अगर आपको याद हो, ये सारी बातें वहां पे थी मेरे बच्चों, नहीं? अल्लाह का हुक्म, जब तुम यह गल कहने ना, तुम पता मैंने कितना हौसला होता है कि इंशाल्लाह भी इंजी पास हो जाए, चाहे कुछ पता ना हो, पेपर है भी पास ही हो जाए। इंजी है ना। खैर कहता कि एक तो ये रिटेलर्स के लिए क्या काम करता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर डाटा है, कहता है उसको मैनेज करने में मदद करेगा प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज। तो हमारे स्टोर में कितनी ये जो वो है, अगर मेट्रो की बात कर लें, यूरो की बात कर लें, ये जितने बड़े बड़े स्टोर हैं, अल्फतेह व्हाट्सएवर, तो मेरे बच्चे वहां पे इतनी सारी डिफरेंट तरह की चीजें पड़ी होती हैं। कौन सी चीज खत्म हो रही है कौन सी नहीं, तो कैसे पता चलेगा इसका, ऐसे थोड़ी होगा। तो मेरे बच्चे वहाँ पे जाहिर बात है सिस्टम लगे होते हैं, जो वहाँ पे हर रोज की ओपनिंग इन्वेंट्री भी होती है जो सारा दिन में सेल होती है, उसके बाद उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ रही होती है। अगर वो क्लोजिंग इन्वेंट्री मान लो कि वो जो हमारा रीऑर्डर लेवल है उस तक पहुंच जाती है, तो ऑर्डर भी जा चुका होता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर डाटे से देखो, अगर पता ही नहीं कौन सी चीजें कितनी सेल हुई है, देखो वहां पे ये सारा कुछ आ रहा होता है कि
अच्छा ये टेबल नहीं बनाया वो, चलें खैर। वहां पे इन्वेंट्री कोड, वो कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, कब की खरीदी हुई है, कब, बात का एक्सपायरी डेट भी, बात का खाने पीने की चीजों की एक्सपायरी, सब कुछ उसमें आ रहा होता है। तो उसी के लिहाज से मेरे चाहिए सारी इन्वेंट्री मैनेज हो रही होगी। और सेल ट्रांजैक्शन, जारी बात है स्ट्रक्चर डाटा में होती है ना सेल ट्रांजैक्शन भी, किस बंदे ने हमसे कौन सी चीज खरीदी है, किस टाइम पे खरीदी है, कितने में खरीदी है, फिर पेमेंट कैसे की है उसने, कैश में की है या कार्ड से की है, ये सब रिकॉर्ड उनके पास आ रहा होता है। इसी तरह कस्टमर इंफॉर्मेशन भी, जारी बात है उसका ईच एंड एवरीथिंग, कौन है, कोई आम कस्टमर है, कोई इंस्टीट्यूट है। कह रहा दिस टेबल, दिस डाटा हेल्प्स इन जनरेटिंग सेल्स रिपोर्ट। अब आगे बता रहा है, ये तो था मेरे बच्चे कि अगर कोई बंदा पूछ ले रिटेलर के पास स्ट्रक्चर डाटा किस शक्ल में पड़ा होता है, कहां कहां पे स्ट्रक्चर डाटा उसके पास पड़ा होता है, तो आप कह सकते हैं जहां पे जो इन्वेंट्री मैनेज हो रही हो, या जहां पे जो हमारी सेल है उसका रिकॉर्ड पड़ा हो, या जहां पे कस्टमर का रिकॉर्ड पड़ा हो, ये सब क्या होता है वहां पे स्ट्रक्चर्ड होता है। याद रखोगे, ये तीन जगहों पे वहां पे स्ट्रक्चर डाटा पड़ा होगा। और इसका ये क्यों पड़ा हुआ वहां पे स्ट्रक्चर डाटा, इससे क्या, उसके क्यों जरूरी है, उसके लिए क्या फायदा मिलेगा। कहता है दिस डाटा हेल्प्स इन जनरेटिंग सेल्स रिपोर्ट। भाई आपने वीकली, मंथली, डेली, एनुअल जो भी रिपोर्ट्स निकाली, अगर ये डाटा होगा नहीं स्ट्रक्चर पीछे, तो ये report बिल्कुल उसी तरह जैसे पीछे आम कंपनियों में जो जैसे हमने डिस्कस किया था, जो डाटा पड़ा होता है उसे वो क्या बनाते हैं, एफएस बनाते हैं। तो ये भी बता रहा, जो भी अपनी एफएस बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, वैसे ही बनाएगा। इसी तरह कहता है कि ये क्यों जरूरी है, ट्रैकिंग स्टॉक लेवल। चलें इसको एक एक करके जरा थोड़ी सी मजीद इसकी ये एग्जांपल भी थोड़ी सी दे रखी है, ताकि आप जरा थोड़ा सा वो करना शुरू कर दें। एक तो जनरेटिंग सेल्स रिपोर्ट, ये डाटा आपकी मदद करेगा। वो कैसे, कहता है कि डेली सेल्स ऑफ ईच स्टोर ब्रांच, आप कई जैसे इसकी गवर्नमेंट की बात कर लें, अब इसकी कई ब्रांचेस हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर डाटा है ये हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा कि लाहौर की जितनी ब्रांचेस हैं, किस ब्रांच पे कितनी सेल हुई है, ये तभी पॉसिबल होगा अगर उसका सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो स्ट्रक्चर्ड है इस तरह का सेल्स का। इसी तरह कहता है कि टॉप 10 बेस्ट सेलिंग, अगर किसी ने देख रहा हो कि किस ब्रांच की ज्यादा सेल है, फिर वो उसी से एनालिसिस कर सकेंगे आप सेल। और इसी तरह कहता है कि कंपैरिजन ऑफ वीकली, वीकडे वर्सेस वीकेंड, आपको ये भी पता चलेगा किन दिनों में सेल कम होती है, किन दिनों में सेल ज्यादा होती है। जैसे अक्सर जारी बात है कि बेचारे जो लोग हैं, जो जॉब होल्डर्स हैं खास तौर पे, ये सैटरडे या संडे को घर होते हैं। इन दुकानों पे अक्सर जो ज्यादा सेल होती है वो इन दिनों में और भी ज्यादा हो रही होती है, क्योंकि बेचारे, जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कॉलेज हूँ तो मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा, मैं सुकून से बैठा हूँ। अगर यही टाइम में घर बैठा होता ना, तो आपका पता नहीं कितना का खर्चा हो जाना था। तो बेहतर है कि बंदा कॉलेज ही रहे, ऑफिस ही रहे, ना घर जाए। यकीन निकालें अच्छी खासी बचत होती है, बिलीव मी। 2 साल तो बेचारे रहते ही यहाँ पे हैं। उनको तो वो तो वो तो जाते ही तब है जब घर वाले सारे सो गए, तो और बेचारे उनके उठने से पहले पहले आ भी जाते हैं। सुबह सुबह क्लास रख लेते हैं वो अपनी, तो सारा दिन, ईद वाले दिन भी वो यहीं पे मिलेंगे आप। ये ना कहना कि 2 साल को ना बताना है इस बात को, क्योंकि ये मेरा एनालिसिस है। देखो ऑब्जर्व करते हैं ना, वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, मैंने भी उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। ले बेटा, उसके बाद कहता है कि जनरेटिंग सेल्स रिपोर्ट, उसके बाद ट्रैकिंग स्टॉक लेवल्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन सी प्रोडक्ट का कितना स्टॉक रह गया मेरे बच्चे, वो भी तभी पॉसिबल था अगर पूरे का पूरा आपके पास स्ट्रक्चर डाटा हो। जस्ट एग्जांपल कहता है कि मॉनिटरिंग और इफ ए प्रोडक्ट इज रनिंग लो, यानी कि अगर कोई स्टोर में कोई चीज खत्म हो रही है तो इससे आपको पता चलेगा। इसी तरह कहता है कि रियल टाइम अलर्ट्स व्हेन वेयर हाउस स्टॉक ड्रॉप्स बिलो रीऑर्डर लेवल। बात का तो होता है इतनी, देखो नॉर्मली तो जब रीऑर्डर लेवल पे जाता है तो वो सिस्टम खुद और भेज देता है वहां पे सप्लायर को कि भाई इतनी चीजें पहुंचा दे, लेकिन बात का तो रश पड़ा होता है और एक अच्छी खासी क्वांटिटी थी सुबह, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, पाकिस्तानी टीम मैच हार गई, खास तरह की दवाई उसके लिए इस्तेमाल होती है ताकि लोग डिप्रेशन से निकल सके। हैं, अब एकदम से मेडिकल स्टोर के ऊपर रश पड़ गया, सोचा ही नहीं था भैया। हैं, हमने तो सारे के सारी मान लो कि छुट्टियों वाले ने, बेचारों ने छुट्टियां इकट्ठी की हुई थी। हैं, इधर तो पड़े थे, रश कहाँ पे पड़ना, मेडिकल स्टोर पे, छुट्टियां तो वैसी पड़ी रह जानी। हैं, और पिछले कई सालों से हमारी छुट्टियां बिकी नहीं रही। ऐसे ही है ना मेरे बच्चे, जाहिर बात है खुशी तो मनानी है, हम खुशी कैसे मनाएं। हैं? हाँ वो जंग थी, उसमें वैसे ही अल्लाह माफ करे कि वो जाए सुट्टे रहे, पर पता नहीं सुट्टे ने, लेकिन सुट्टे जरूर ऐसे कंफर्म। कहता है कि ऑटोमेटिक अपडेट्स टू शो विच आइटम्स आर आउट ऑफ स्टॉक ऑनलाइन। वही बात मेरे बच्चे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपका फिजिकल वो हो, तो ये सारे मेरे बच्चे ये आपको स्ट्रक्चर डाटा मदद करेगा। उसके बाद कहता है कि एनालाइजिंग कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर, देखो वहां पे भी कस्टमर का बिहेवियर था, बैंक में भी ये खरीदने के लिहाज से भी कस्टमर के बिहेवियर को देखना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि हर इंडस्ट्री में उसके जारी बात कस्टमर्स होते हैं, और उन कस्टमर्स का ये बिहेवियर जो एनालिसिस है ये बड़ा जरूरी होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्विस बेस्ड कोई कारोबार कर रहे हो, चाहे कोई कोई प्रोडक्ट या वैसे कोई जिसको कहते हैं कि कोई गुड्स वगैरह हो। देखना कहता है कि प्रेडिक्टिंग एक्स्ट्रा आइसक्रीम सेल्स इन समर बेस्ड ऑन पास्ट डाटा। सारी बात है कि लोगों को पता है कि गर्मियों में ये लोग नशई, ये टका टका के आइसक्रीमें खाते हैं, क्योंकि इनका एक ही पता है कि आइसक्रीम खाने से ही गला खराब होता है।
तो गर्मियों में आइसक्रीम खाने से गला खराब नहीं होता, सर्दियों में हो जाता। अजीब सी बात है ना वैसे। हालांकि वो आइसक्रीम उतनी ठंडी होती है गर्मियों में, उतनी ठंडी होती है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में वो गला खराब नहीं करती, सर्दियों में खराब करती है। ऐसा ही है ना मेरे बच्चे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं। जितने लोग हैं यकीन कर लें, बाकी मुल्कों में इस तरह की चीजें पूरा साल सेम रहती है, वहां भी गर्मी सर्दी चाहे, लेकिन हमने माशाल्लाह ऐसा लोगों को डराया हुआ है कि सर्दियां चाहे आइसक्रीम नहीं खानी। तो हुंदा भी ऐसा ही है। इसलिए खैर फिलहाल हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे इनको पता है यहाँ के पैटर्न का कि ये लोग गर्मियों में ही सिर्फ गोले खाते हैं, सर्दियों में नहीं खाते। कहता है कि प्लानिंग फॉर हायर क्लॉथिंग सेल्स बिफोर ईद, जाहिर बात है मेरे बच्चे, जब इस तरह का कोई इवेंट आता है तो जो कपड़ा बेचने वाले या बाकी भी, जैसे रमज़ान आता है माशाल्लाह है, वो जो माशाल्लाह पकौड़े समोसे रश लगा होता है, लाइनों में लगे होते हैं लोग। हालांकि बड़ा क्लियर पता है कि ये बीमारी है, बीमारी खरीदने के लिए बेचारे लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ कि मैंने पहले बीमारी खरीदनी है, लेकिन करते हैं लोग। खैर यूजिंग पास, अल्लाह माफ करे, ब्लेस फ्राइडे होना चाहिए। याद है एक दफ़ा ये ब्लैक फ्राइडे वाला इन्होंने शुरू किया था, और यहाँ पे पूरी वो चली थी, कंपेन चली थी, उसके बदले में ब्लेस फ्राइडे शुरू हुआ था। याद है वो? आजकल तो नहीं वो लफ्ज़ सुना, लेकिन थोड़ा सा अर्सा पहले। तो खैर मादत के साथ ये लफ्ज़ इस तरह कहता है कि यूजिंग ब्लेस फ्राइडे डाटा टू ऑर्डर मोर इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी बात है, वो एक दिन रखते थे जुमे का कि इस दिन ये जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर इतना डिस्काउंट। तो इस तरह का उनको पता कि अगर ये दिन अनाउंस कर दिया है तो लोगों का रश होगा, उस लिहाज से हमने क्या करनी है, इन्वेंट्री मैनेज कर दी है। लो बेटा, स्ट्रक्चर डाटा इज आल्सो क्रूशियल फॉर मैनेजिंग सप्लाई चेन्स एंड ऑप्टिमाइजिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। सप्लाई चेन मेरे बच्चे क्या होती है? ये चीज़ें मान लो कि अगर तो हम कोई चीज़ बना के बेच रहे हैं, उसके लिए मटेरियल चाहिए होगा। मटेरियल कहाँ से खरीदना है, अगर खरीद लिया है उसको कब तक वेयर हाउस पे लेकर आना है और कैसे लेकर आना है, और वेयर हाउस से उठा के मशीनों तक कैसे लेकर आना है, जब मशीनों में चीजें बन गई, फिनिश गुड्स बन गई, उनको कैसे स्टोर करना है जब तक सेल नहीं होंगी, और जब वो बिकेंगी तो आगे का जो भी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन तक कैसे पहुंचाना है, ये सारी चीज को हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। यानी कि मटेरियल खरीदने से लेकर कोई चीज बनाकर आगे बेचने तक ये जितना भी सिलसिला चला है, ये सब क्या है, सप्लाई चेन। इसको मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल खरीदा, सस्ता खरीदा, ये भी उसका हिस्सा है, और खरीद कर सही मटेरियल पहुंच जाए हमारे वेयर हाउसेस तक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मटेरियल ही खराब कर लिया, उससे बनने वाली चीज भी क्या होगी, वो खराब ही होगी। तो ये चीजें मुझे सारी, यार एक सेकंड मुझे ना इसको ये बंद कर लेने दे, ये जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ये नशे ही ना अपना व्हाट्सएप छोड़ जाता है यहाँ। भाई कॉन्फिडेंशियल डाटा भी हो सकता है। ऐसा कॉन्फिडेंस ही है, ऐसा बंदा व्हाट्सएप छोड़ दे, उसको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हमने 100 तरह के वो लगा रखे हैं बंदोबस्त, आंखों के जरिए भी, टच भी, जो भी हो, थंब इम्प्रेशन भी। अगर मोबाइल घर रह जाए ना, फिर भी हमारी जान निकल जाती है, पता नहीं होना होता की हो जाएगा, नहीं होता। ले बेटा, कहता है कि स्ट्रक्चर डाटा इज आल्सो क्रूशियल फॉर मैनेजिंग सप्लाई चेन एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन का तो देखिएगा मजीद। अच्छा, ये एनालाइजिंग कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर, इसमें कुछ और भी आगे देखें। आइडेंटिफाइंग लोकल लॉयल कस्टमर्स हु बाय कॉफी एवरी मॉर्निंग, शायद ये जनरल बात है। अच्छा, ये सप्लाई चेन का देखिएगा। कहता है कि ट्रैकिंग सप्लाई डिलीवरी टाइम टू अवॉइड डिले, सारी बात है मेरे अच्छे। पूरा ट्रैक आ रहा होता है, जैसे होता है ना कि आप फूड पांडा से ऑर्डर करते हो, आपने देखा होगा कि होता है ना कि बात यहाँ पर भी चले जी मंगवा लेते हैं। दोस्त साहब ने ऑर्डर कर दिया, तो दोस्त साहब पूछे कहाँ, वो मुझे खोल के दिखाते हैं, ये ऐप ऑन गया होता है, पूरा ट्रैक आ रहा होता है उसका। तो इसी तरह मेरे बच्चे, ये तो आम एक आपने जस्ट खाने के लिए कोई चीज़ मंगवाई है, ये जो चीज़ें आगे कोई बना के वो कोई बंदा बेच रहा है, या जो चीज़ें मंगवा के आगे बेच रहा है, तो वो भी जारी बात है कि अगर कोई चीज़ डिलीवर हो रही है उनको, तो उसका पूरा एक ट्रैक होता है। जैसे कि अगर मैकडोनल्ड की बात कर लें या KFC की बात कर लें, अगर वहाँ पे कोई चीज़ खरीदने जाते हो ना, कभी कोई बर्गर शर्गर खाने जाते हो, पहले तो जाया ना करो, इनका बाइकआउट करो, लेकिन फिर भी अगर चले जाते हो तो ये कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि सर थोड़ी देर आप वेट कर लें, अभी हम आपको बर्गर बना के नहीं दे सकते, हमारा चिकन खत्म हो गया। ऐसी कभी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे बच्चे सप्लाई चेन की पूरी मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम होता है। वो पूरा चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं कि कितनी यहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए, और अगर कम हो रही हो तो कब कब वो आए, और फिर पूरा उसका ट्रैक रखते हैं। खैर, कहते कि चेकिंग ट्रांसपोर्टेशन डाटा, वो जो भी है ये, और ऑप्टिमाइजिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ये बड़ी आम है। जैसा मैंने आपको याद है एक दिन बताया था कि मेट्रो शेट्रो पे जो चीज़ें ना बिक्री हों, उसके ऊपर अक्सर आपने क्या देखे होंगे, डिस्काउंट्स देखे होंगे। तो मेरे बच्चे ये क्यों होते हैं? ऑप्टिमाइजिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये रिटेलर यही काम करते हैं
जो चीज थोड़ी सी स्लो मूविंग हो, जो नहीं बिक रही, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, वो डिस्काउंट वगैरह कहता है ऑफरिंग डिस्काउंट ऑन स्लो मूविंग और डायनामिक्स प्राइसिंग, जैसे इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ अम्ब्रेला ड्यूरिंग हैवी रेन। सारी बात है, ये तो मुसलमान तो खास तौर पर ये काम करते हैं, मजबूरी से फायदा उठाना तो इनका काम है। मैं ये नहीं अल्लाह माफ करे मुसलमानों को ये टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन हमने सीखा क्या मुसलमान बन के, हमने इस सारे मामले से सीखा क्या। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ करे अब ये बच्चों ने पीपीएमएस ऑफिस करना था, हमने बड़ी देर का 13,000 अनाउंस किया हुआ कि दोनों सब्जेक्ट्स आप 13,000 में कर लो। हमें क्या पता था कि आई कैप आगे जाके इस तरह की कोई पॉलिसी ले आएगा कि इसको वो कर देगा, इसकी असेसमेंट शुरू कर देगा। हमें नहीं आइडिया था कभी भी। अब जब ये हुआ तो एकदम से अल्लाह का शुक्र है इतने बच्चे आगे, आपकी सोच है, पहले भी आते थे बथेरे, पहले भी उन अदारों में से था जो सबसे ज्यादा लाहौर में पीपीएमएस ऑफिस के बैचेस करवाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से आई कैप की अनाउंसमेंट के बाद वो इतना बच्चा आ गया उसको। अब हमारे पास ऑप्शन था, हम क्या करते इसको, इस फीस को बढ़ा देते जैसे बाकियों ने भी किया। लेकिन यकीन कर लो कि अल्लाह माफ करे, फिर हमारे में और हम मैं यहाँ पे बैठ के फिर पढ़ाता क्या कि अगर लोगों की मजबूरी से फायदा उठाना, क्या बच्चों ने बेचारों ने करना ही करना है। तो जो बच्चे बाकी कॉलेज में जब बाकी फीसें पे कर रहे हैं उसके साथ मजबूरी में अभी फॉरन करना है, तो मेरे बच्चे बड़ी दिक्कत होगी उसके लिए। हमने कतन भी इवन डन संडे के लिए हमारे पास रूम ही अवेलेबल नहीं, 12 टीचर संडे को यहां पे क्लास पढ़ा रहे होते, 12 टीचर डिफरेंट पीपी की क्लासेस। तो 12 से 15 टीचर हैं जो पीपी पढ़ाते हैं सिर्फ, एमएस ऑफिस ऑनलाइन है, वो 2 लोग इन्वॉल्व हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसको बढ़ा के हम 13 से 14 भी कर दिया। बता दें मुझे कि कभी किसी को उन्होंने 13 से ज्यादा मांगा हो, या हो सकता हो ऐसा, या हमने किसी को चेंज किया हो किसी चीज को। मेरे बच्चे, मैं वैसे कह रहा हूं कि अल्लाह माफ करे, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमने सीखा क्या, ये बहुत भारी जिम्मेदारी है, इसको हल्का ना लो, ये जिम्मेदारी है। और अंबिया वाला काम भी आप लोगों को मिला है, क्योंकि अब और कोई नबी तो आना नहीं। और मेरे बच्चे वो कैसे करेंगे, या तो जुबान से करो या कम से कम अपनी हरकतों से तो कुछ करो, ताकि लोगों को पता चले हम मुसलमान हैं। लेकिन मतलब हर इंसान में बड़ी सारी कमी बेशियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे बच्चे जितना हो सकता हो, मैं ये यकीन कर, मैं ये नहीं कहता, जितना हो सकता हो इरादा आप करो, अल्लाह ताला वसाइल खुद बना देगा। कहता कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जैसी मेरे बच्चे हमारी नीयतें होंगी ना, वैसे ही माल निकलते हैं। अगर आपकी नीयत खराब है ना, माल भी खराब होंगे। अगर नीयत सही है, यकीन करने अल्लाह ताला ऐसा माहौल बना देगा, ऐसे लगेगा जैसे पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने इस काम पे लगा दिया है कि जो इसके दिमाग में है ना वैसे माहौल बनाना शुरू कर। और अगर दिमाग में ही कुछ गलत है तो वैसा माहौल भी बनना शुरू हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। इसलिए मेरे बच्चे ये सारी चीजें इनको रखना, अपने दिमागों में सोचना, ये बहुत जरूरी है। खैर वापस आए, तो कहता कि अगर इस तरह का हो तो आपको पता ही है। और जैसे अभी कल एक बेचारा वहां पे बुजुर्ग गजा में अपनी फैमिली को वो धक्का लगा के, 10 लोग थे फैमिली, बच्चे बुच्चे थे, एक बुजुर्ग था बेचारा, वो धक्का लगा के गाड़ी को लेके जा रहे थे। तो किसी ने पूछा, वो जो वहां पे बीबीसी का रिपोर्टर था, तो भाई आप ये क्या हुआ आपकी गाड़ी को, कहता है इसकी बैटरी काम नहीं कर रही। और उसने कहा कि जो बैटरी वहां पे शायद $2,000 की या $200, शायद $2,000 की बैटरी दे रहे हैं वहां, वो भी तो मुसलमान ही होंगे ना, और गजा में बैठे हुए। वहां का भी कोई ताजर बैठा होगा उस वक्त जो वहां पे बैटरियां बेच रहा होगा, और उसमें भी देखें कि उन्होंने कहा कि मजबूरी है लोगों की, यहाँ पे सब चीजें गाड़ियां शाड़ियां वैसे तबाह हुई हैं, किसने कौन सी यूज कर दी। अगर है तो उसने रखी हुई है कि भाई आओ $2,000 की यहाँ पे मुझसे ये बैटरी खरीद लो, जाने बचाने के लिए जो कि चीज़ों को चाहिए, जो ताकि वहां से मूव कर सके, बाहर निकल सके। तो कौन सा वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने दुकान खोल ली जाके, वही है ना जो बैठे हुए। कहने का मतलब खैर अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। लेकिन अच्छे नेक्स्ट आओ, कहता है कि पर्सनलाइज्ड ऑफर, जैसे 10% ऑफ कॉस्मेटिक्स फॉर फ्रीक्वेंट बायर्स, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है कि अगर कोई बंदा फ्रीक्वेंटली हमसे कोई चीज़ खरीदने आता है तो इस तरह की हम कह सकते हैं कि ठीक है सर आपके लिए डिस्काउंट। तो ये मेरे अच्छे कौन सा था बोला, रिटेलर्स। देखो मैं कह रहा हूँ कि ये फटकाई जा सकती थी बड़ी आसानी के साथ, रीड करता चलता है जाते, रौला ही को नहीं था। लेकिन वैसे रौला तो तब पढ़ना ना जब पेपर में बैठे होंगे, हैं? फिर रौला ही रौला होना, शोर शराबा कानों से, दिमाग से धुआं। तो टाइम लगाएंगे मेरे बच्चे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। बेटा हेल्थ केयर इसी तरह कहता है कि प्रोवाइड यूज हेल्थ प्रोवाइडर्स यूज स्ट्रक्चर डाटा टू स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड। जारी बात है मेरे बच्चे, हॉस्पिटल वगैरह जितने क्लिनिक है यहाँ पर भी स्ट्रक्चर डाटा भी है, और वो क्यों जरूरी है वो भी सारा कुछ बता रहा है यहाँ। कहता है यहाँ पे भी स्ट्रक्चर डाटा होगा, किस शक्ल में, पेशेंट का रिकॉर्ड स्ट्रक्चर डाटा की शक्ल में होगा वहां। इसी तरह मेडिकल डायग्नोसिस, यानी कि अगर किसी का कोई टेस्ट हुआ है, उसको क्या कौन सी डिजीज डायग्नोज हुई है, ये एक स्ट्रक्चर डाटा की शक्ल में होगा। डायबिटीज है, खुदा ना खासा कोई कैंसर है, उसकी क्या स्टेज है, ये सारा कुछ एक स्ट्रक्चर डाटा की शक्ल में होगा। इस तरह ट्रीटमेंट प्लान उसका जो भी बनाया जाएगा कि भाई 2 महीने 3 महीने 6 महीने ये ट्रीटमेंट चलना है, तो उसका ये तरीकाकार होगा, कौन सी मेडिसिन कब यूज करनी है, वो सारा के सारा किस में होगा, एक स्ट्रक्चर डाटा की शक्ल में होगा। और बिलिंग इन्फॉर्मेशन कि सर आपका कितना बिल बना है और किस बेस पे बना है, आपने मेडिसिन ये ली, आपने रूम लिया, आपने जो भी इस तरह की ट्रीटमेंट कराई, स्पेशलिस्ट किसी डॉक्टर को एंगेज किया,
तो किस बेस पे भी आपकी बिलिंग इंफॉर्मेशन होगी वो भी किस शक्ल में होगी, स्ट्रक्चर डाटा की शक्ल में होगी। क्या रखोगे इसको। तो ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, मतलब हॉस्पिटल वगैरह, अब वहां पे ये ना हो कि हेल्थ केयर उन हॉस्पिटल के आपको वो दे दे और माशा आप कहेंगे ले इस ये तो थी नहीं उसमें इंडस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे क्या बताएं, तो हेल्थ केयर का मतलब कोई भी जहाँ पे भी कोई सेहत के मामला हो तो उसमें मेरे चाहिए ये स्ट्रक्चर डाटा होगा। दिस डाटा इज क्रूशियल, फिर आगे एसेंशियल क्यों है, कह रहा फॉर पेशेंट केयर मैनेजमेंट, ताकि पेशेंट की जो केयर है वो की जा सकती है। ये जिम्मेदारी है उसकी, जैसे आप यहाँ पे हो तो पढ़ाने के लिहाज से हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सही तरीके से पढ़ाएं, ऐसे पढ़ाएं कि आप पेपर पास करने के काबिल हो जाएं। इसी तरह वहां पे हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी है कि अगर खुदा ना खासा उनके पास मरीज आ जाए उसकी ऐसे केयर करें कि वो तंदुरुस्त हो जाए। तो ये मेरे चाहिए ये कैसे करेंगे, पेशेंट केयर मैनेजमेंट वो कैसे कर सकते हैं, और जाहिर बात है कि उनका कारोबार भी किसी हद तक जो प्राइवेट बैठे हों और खुद सोचेंगे अल्लाह माफ करे, और वो भी बड़ा शदीद किस्म का कारोबार है। कुछ ऐसे हैं हॉस्पिटल जहां पे अल्लाह माफ करे कोई माड़ा बंदा तो सोच भी नहीं सकता, और कुछ ऐसे हैं जो वहां पे जाके इलाज करवा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर बना बना के लगाते हैं कि मैं डॉक्टर हॉस्पिटल में जेर इलाज हूं। ये भी प्रिविलेज है कि देखिए मैं किस हॉस्पिटल में, आपकी तो औकात नहीं है ना यहाँ पे सोचने की, लेकिन मैं यहाँ पे जेर इलाज हूं। तो कहने का मतलब कि इस तरह के हॉस्पिटल भी है जहाँ पे जाके हम अपना वो लगाते हैं, क्या होती है फेसबुक पोस्ट या वो स्टेटस, आई एम इन डॉक्टर हॉस्पिटल। बेटा पेशेंट केयर मैनेजमेंट कैसे होती है बोला, कहता है कि ट्रैकिंग ए डायबिटिक पेशेंट्स ब्लड शुगर लेवल ओवर टाइम। यानी होता है ना कि एक पूरा पैटर्न होता है कि भाई कब कब आपने इसकी शुगर लेवल चेक करना है। इसी तरह ये और अगर वो साथ वो अलर्ट भी भेज रहे होते हैं और रिकॉर्ड करना होता है उसमें, और टाइम के लिहाज से वो अगर होता है ना कि वहीं पे अगर कोई बंदा जेर इलाज है तो उसकी उसके फाइल पे लिखा होता है, और उस टाइम पर आके कोई ना बंदा उसको चेक करके वहां पे लिख कर जाता है कि इसका इस टाइम पे जो भी लिखा हुआ था उसमें मैंने चेक किया है और उसका ये शुगर लेवल है। इसी तरह मॉनिटरिंग हॉस्पिटल विजिट्स एंड मेडिकेशन शेड्यूल बना के देते हैं उसको, कब कब आपने हमारे पास आना है, उसकी टाइमिंग शाइमिंग ईच एंड एवरीथिंग, और अलर्टिंग डॉक्टर्स इफ ए पेशेंट मिसेज ए फॉलो अप अपॉइंटमेंट, यानी कि आपने रखी हुई थी अपॉइंटमेंट के आना है, अगर उस दिन कोई नहीं आता तो कम से कम डॉक्टर को भी अलर्ट करते हैं कि भैया वो मरीज नहीं आया। ये तभी पॉसिबल था अगर हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा था, अगर पता ही नहीं किसी का कि कब किसका क्या शेड्यूल है तो मेरे बच्चे कैसे हम उनको कर सकते हैं, डॉक्टर्स को अलर्ट, या उनको भी हम रिमाइंडर भेजते हैं कि भैया कल आपकी अपॉइंटमेंट है, आपने पहुंचना है यहाँ। तो स्ट्रक्चर डाटा होगा तो मैसेज, जैसे आपका जैसे आपको बर्थडे का मैसेज आता है आई कैप की तरफ से, भाई स्ट्रक्चर डाटा उनके पास सारा कुछ पड़ा हो, उस लिहाज से उनको पता है कि आज जैसे ही रात के 12 बजे अगले बंदे की बर्थडे शुरू होगी है? ये नहीं होगा 4-5 दिनों के बाद उनके बायलेटेड बिलेटेड बर्थडे, बिलेटेड बर्थडे भूल गए थे हम, 4-5 दिन के बाद आपको बता रहे हैं। होते ना कि बाद में जाकर मेरा ख्याल है कि शायद इसलिए उसको कहते हैं कि बाद में याद आने वाली बर्थडे। खैर वापस आओ, तो पेशेंट केयर मैनेजमेंट कहता है कि जनरेटिंग मेडिकल रिपोर्ट, जारी बात है मेरे बच्चे, स्ट्रक्चर डाटा है ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हम होता है ना कि आम किसी कंपनी के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा था, उससे हम क्या बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहीं पे मेरे बच्चे क्या बनेगी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं बनेगी लेकिन मरीज के लिहाज से उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स बन रही होंगी। तो मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे बच्चे कैसे, कहता है क्रिएटिंग ए लैब टेस्ट रिपोर्ट्स, अब पूरा स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा उसके अंदर। अच्छा उसमें भी ना खैर फिलहाल तो उसको स्ट्रक्चर में ही रखो, जब उसने स्ट्रक्चर में रखा तो हम आपका दिमाग खराब नहीं करेंगे कि वो सेमी स्ट्रक्चर टाइप का भी हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर जो रिजल्ट है वो हर एक का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रिजल्ट का लिखा तो होगा ना कि रिजल्ट पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, जो भी है उसका भी वहीं पे मेंशन होगा कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आया। तो खैर इसलिए हम इस पंगे में नहीं पड़ेंगे यहाँ। कह रहे क्रिएटिंग लैब टेस्ट रिपोर्ट, वो सारा क्या है स्ट्रक्चर, समराइजिंग पेशेंट हिस्ट्री, जो भी एलर्जी सर्जरीज पास ट्रीटमेंट जो भी जब जब हुआ ये स्ट्रक्चर। इस तरह मेरे बच्चे प्रोड्यूसिंग डिस्चार्ज समरी जो भी है आफ्टर, आपको पता है वो सारा हिसाब किताब होता है उसका, कितना पैसा आपकी तरफ कितना आया, कितना आपका हमारी तरफ ड्यू है, बात का तो उनकी तरफ भी ड्यू निकला था क्योंकि मैंने कोई एक आधी दफा रिफंड लिया हुआ हॉस्पिटल से। खैर वापस आओ, कमाल हो गया ना। आप सोच रहे होंगे आप भी सर हमें भी तरीकाकार बताओ, रिफंड का तो हम चाहते हैं, हम तो आई कैप को फीस भेज के अगले दिन कह रहे थे रिफंड कैसे मिलेगा। इतना शौकीन कौम, यकीन कर लो इनकी इतनी माठी डिसीजन मेकिंग है ना। आज दाखला भेजा है, किसी दोस्त के कहने पे कॉल दे 3 पेपर का, अभी एक पेपर तैयार कर रहा है वो भी पूरा नहीं कर रहा, दोस्त के कहने पे 3, अब दाखला भेजने के बाद तैयारी हो जाएगी फिर साथ ही कहता है आप रिफंड कैसे होगा या इसको फ्रीज करवा दो। सोच समझ के फैसले करो, अगर अभी फैसलों का सत्यानाश कर रहे हो तो आगे क्या करो, कितने पेपर रखूं हैं? कितने तैयार करूं, कितनों का दाखला भेजूं, कुछ नहीं पता होता, यकीन कर लो इतने बड़े हो गए। यकीन कर लो कि माशाल्लाह हमारी और आपकी ये जो उम्रें हैं ना, जो आप लोगों की उम्रें, लोग यहाँ पे पूरे के पूरी एम्पायर खड़ी करके बैठे हैं बाहर के दुनिया में, और अब हमें यही सोच रहे हैं पेपर का दाखला कितने का करना। पढ़ना भी खुद है, ये नहीं पता मैंने पढ़ना क्या है, एक पढ़ूंगा 2 पढ़
तुझे देखो, अल्लाह माफ करे, हर बंदे को अपना अपना पता होता है यार। आप साथ वाले को नहीं पता कि आपकी औकात क्या है, उसका दिमाग कुछ और, आपका कुछ और, अपने लिहाज से फैसला करो। उसने 4 पेपर रख लिए, मैं भी 4 रखूंगा, क्योंकि उसने रखे हैं। ये फैसले हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली। खैर वापस कहते हैं कि इसी तरह मेरे बच्चे जनरेट मेडिकल रिपोर्ट्स और बिलिंग शिलिंग का मेरे बच्चे सारे का सारा के रिकॉर्डिंग पेशेंट्स हिस्ट्री जो भी है, ये जनरल बातें मेरे बच्चे मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद हेल्थ रेगुलेशन, सारी बातें मेरे बच्चे ये हॉस्पिटल ने इसको इंश्योर करना होता है कि जो हेल्थ रेगुलेशन है उसको वो कंप्लाई कर रहे हो। जस्ट एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे हो गया डेंगू। अब मैं उस वक्त किसी और कॉलेज में थे, ये बात है तकरीबन 2000 कोई 18 की, 18-19 की। अभी ये शुरू नहीं हुआ था कोविड, पाकिस्तान में नहीं पहुंचा था, कहीं दूर दूर बातें हो रही थी। हाँ। अब हुआ क्या कि जब मैं जाके उनको बता रहा हूँ बुखार उतर जाता है, और टका के बुखार, इतनी बुरी वो अल्लाह माफ करे वो बीमारी है ना, अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। क्योंकि पता चल जाता है इंसान को यार, नॉर्मली तो बुखार होते आ रहे हैं ना, कभी नहीं इस तरह का मामला हो। मैंने डॉक्टर को कहा कि जो बाहर प्राइवेट क्लिनिक में, मैं इसका डेंगू का टेस्ट कराऊं, कहता नहीं नहीं आपको डेंगू है ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इस तरह का कभी पहले तो बुखार हुआ ही नहीं, जो वबा है वो डेंगू की है, और ये कह रहा है कि मुझे डेंगू को नहीं। अच्छा हुआ क्या कि मैं शेख जायद हॉस्पिटल आया, मैंने इनसे भी पूछा कि मैं डेंगू का टेस्ट करवा लूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको डेंगू करवाने की जरूरत नहीं टेस्ट। अच्छा मैंने जाकर ना वहां से प्राइवेटली चुगताई वालों से डेंगू का टेस्ट करवा लिया, और वो पॉजिटिव आ गया। अब मैं लेकर आया इनके पास, शेख जायद वालों के पास रिपोर्ट। अच्छा भाई, जब मैंने रिपोर्ट ला के रखी ना, अल्लाह माफ करे, ऐसे नहीं जैसे कि मैं शहबाज शरीफ हूँ, हैं हैं, भाग दौड़, ओए डेंगू का पेशेंट आ गया। आपने कब चेक करवाया था, आपने वो फलाने, उन्होंने रिपोर्टें फाइलें, किस इलाके में रहते हो फलाना, क्योंकि हर एक अलर्ट करना कि किस इलाके में ये हुआ है, डेंगू का कोई पेशेंट निकला है, आप अभी यहाँ पे एडमिट होंगे, क्या होगा। मैनू बड़ा अच्छा फील होता है, मैं कमाल हो गया भाई, हैं। तो खैर मैंने कहा कि मैं कल आके एडमिट होऊंगा, आज तो नहीं होगा। मैं कहा कि कल फिर आपने लाजमी पहुंच जाना है, तो उसने सारा हिसाब का वो किया। अब ये क्योंकि मेरे बच्चे, उनके ऊपर कुछ कंप्लाइंस वो थी, रिक्वायरमेंट थी उनके ऊपर, कि अगर कोई डेंगू का मरीज इस तरह का कोई आ जाए, क्योंकि ये वबा है, कुछ और लोगों को भी वहां पे हो सके, पता चले वहां पे स्प्रे स्प्रू करवाने का मामला या बाकी चीजों का जो भी रिकॉर्ड रखना होता है इसका, गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि गवर्नमेंट मोस्टली इसमें वो होती है। तो कहने का मतलब कि इस तरह की चीजों को भी इन्होंने इंश्योर करना होता है। कहता है स्ट्रक्चर डाटा आल्सो एड्स इन रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल्स बाय एनालाइजिंग पैटर्न इन पेशेंट डाटा। अब इसको मैं देखिएगा मेरे बच्चे, कह रहा है कि जैसे एनालाइजिंग स्ट्रक्चर पेशेंट डाटा टू टेस्ट ए न्यू कैंसर ड्रग्स इफेक्टिवनेस, होता है ना कि बात का खुदा ना खासा कोई बंदा, किसी को इस तरह की कैंसर या इस तरह की कोई मर्ज हो जाती है, तो उसके ऊपर कोई मेडिसिन बनाई है, तो उस मरीज को एक खास वक्त तक उसको देते हैं, ताकि फिर उसका इफेक्ट देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि इस मेडिसिन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। तो इस तरह का भी मेरे बच्चे ये क्लिनिकल रिसर्च जो होती है, ट्रायल्स होते हैं, इसमें भी ये स्ट्रक्चर डाटा आपकी मदद करेगा। कंपेयरिंग ट्रीटमेंट आउटकम्स ऑफ 2 डिफरेंट थेरापीज, ये इस तरह की बातें मेरे बच्चे स्टडी। ये थोड़ी सी बात समझ आई। हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सा डाटा स्ट्रक्चर शक्ल में आपको मिलेगा, ये ऊपर उसने बता दिया। पेशेंट का रिकॉर्ड, मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान जो भी होंगे, और बिलिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी स्ट्रक्चर मिलेगी। और ये क्यों जरूरी है ये सारा उसने नीचे बता दिया। मिलती जुलती बातें, लेकिन फिर भी हर इंडस्ट्री के लिहाज से हैं। टाइम ज़ाया हो रहा है ना, है ना ना, इसको इसको टाइम ज़ाया करना नहीं कर। बेटा मैन्युफैक्चरर, ये तो मेरा ख्याल है कि आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो, कॉस्ट काउंटिंग में आप पढ़ रहे होंगे। कॉस्ट काउंटिंग होती है मैन्युफैक्चरर की, याद। सर मैन्युफैक्चरर की होती है। हाँ, किसकी? कॉस्ट काउंटिंग ट्रेडर की, निश्चयो। हाँ, सिर्फ 4 लोग, 4 जगहों पे कॉस्ट काउंटिंग बनती है। मैन्युफैक्चर अगर कहीं पे हो रहा हो, कहीं पे प्रोडक्शन हो रही हो, कहीं पे प्रोसेसिंग हो रही हो, या जहां पे कानकुनी हो रही हो। कानकुनी, माइनिंग, उन्होंने कहा की बोले ना ट्रेडर, एग्जाम्पल इसकी कॉस्ट काउंटिंग, ठीक है। कह रहा है कि मैन्युफैक्चर, अब आगे यहाँ पे देखें कि मैन्युफैक्चर के पास कौन कौन सा डाटा स्ट्रक्चर पड़ा होगा, और कौन सा मेरे बच्चे इसके क्यों जरूरी है उसके लिए। रिलाई ऑन स्ट्रक्चर डाटा टू ट्रैक प्रोडक्शन शेड्यूल, सारी बात है मेरे बच्चे, इसे चीजें बना के देनी है। कब कोई ऑर्डर आया है, किस तारीख को कोई ऑर्डर मिला है, और मेरे बच्चे किस तारीख को उसकी डिलीवरी है, और उसके लिए कितना मटीरियल चाहिए, कब चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो एक तो मेरे बच्चे जो ट्रैक प्रोडक्शन शेड्यूल, ये किस शक्ल में पड़े होंगे, स्ट्रक्चर डाटा की शक्ल। इसी तरह इन्वेंट्री लेवल्स, जैसे अभी हम डिस्कस करके हैं पीछे भी, कि वेयर हाउस के अंदर कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और अगर किस लेवल तक इन्वेंट्री जाएगी तो रीऑर्डर चला जाएगा सप्लायर को, ये सारा मेरे बच्चे की शक्ल में पड़ा होगा।
स्ट्रक्चर डाटा, सप्लायर ऑर्डर्स, जारी बात है कि किस किस सप्लायर ने किस तारीख को ऑर्डर दिया है और हमने कब पूरा करना है, स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी कंट्रोल मैट्रिसेस, सारी बात है चीज बना के बेचने उसके कोई क्वालिटी कंट्रोल मैट्रिसेस भी तो होंगे ना, तय किया होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किस क्वालिटी की चीज देनी है, तो ये सारा मेरे बच्चे आगे ये क्यों जरूरी है, दिस डाटा हेल्प्स स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखो ना प्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कैसे होगा कि भाई कब कोई ऑर्डर मिला कब पूरा करना है, उस लिहाज से मशीनें चलाएंगे, उस लिहाज से आप लेबर इंगेज करेंगे। कहते हैं रिकॉर्डिंग हाउ मेनी कार्स आर असेंबल्ड ईच डे इन एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, जो भी इस तरह की हो कोई प्रोडक्शन, जाहिर बात है कि इसके भी आपको पता है कि लोग खैर पाकिस्तानी कौम इस तरह की हरकत करती है, जब भी कोई नया इस तरह की आ रही हो कोई बड़ी गाड़ी तो उसकी एडवांस में 2-2 साल 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 पहले बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, उस लिहाज से वो क्या करते हैं उसकी प्रोडक्शन करते हैं। खैर सप्लाई वो कम रखते हैं ताकि उसके प्राइसेस हमेशा ऊपर ही रहे। मॉनिटरिंग डेली आउटपुट ऑफ ए टेक्सटाइल मिल्स, शर्ट्स ट्राउजर जो भी हैं इस तरह की बात। तो पहला क्या है बोला, क्यों जरूरी है ये स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा क्या है, रिड्यूस कॉस्ट। देखो मेरे पास स्ट्रक्चर डाटा इसलिए भी चाहिए कि आपकी कॉस्ट रिड्यूस है, एक ऑर्डर है ही नहीं अभी हमारे पास और हम मटेरियल ला के पहले खरीद के रख लें, मुझे बताओ कि वो मटेरियल पड़ा पड़ा खराब हो सकता है, उसकी कॉस्ट पड़ेगी, उसके रेंट पड़ेगा, सारा कुछ होगा उसका, तो फायदा क्या अगर यही हमारे पास स्ट्रक्चर डाटा होता, पता होता कब ऑर्डर है, अगर ऑर्डर आया तो उसके बाद कब तक हमने मटेरियल अवेलेबल करना है, तो सारा मेरे बच्चे हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जानी थी। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो कॉस्ट रिड्यूस, रिड्यूस का यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे, खैर इन्वेंट्री लेवल को मैनेज करने का उसमें लिखा, उसमें कवर किया होगा। और मैंने सप्लाई चेन, ये भी मैंने आपको बताया, सप्लाई चेन किसको कहते हैं, मतलब रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके उसको फैक्ट्री तक लेकर आना, फिर बना के आगे कस्टमर तक लेकर जाने, ये सारा कुछ क्या होता है, सप्लाई चेन। तो इसका भी मेरे बच्चे इसके लिए भी जरूरी है। और ये एग्जांपल दे रखे हैं उसको देख लीजिएगा आप, जनरल बातें ये कॉन्सेप्ट मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, जैसे देखिएगा जरा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं दी हुई, अच्छा ये देखना जरा, स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन कहाँ पे गया, ये पहला वर्ड, मेरा ख्याल है थोड़ी सी तरतीब उसकी आगे पीछे होगी एग्जांपल्स की। स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस, इसमें जरा देखना स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होगा। कहता है आइडेंटिफाई मशीन डाउन टाइम दैट स्लोज प्रोडक्शन, यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कब जो मशीन का डाउन टाइम हो, मतलब बात करते हैं मशीनें दिन रात काम कर रही होती हैं, हीट अप होगी या खुदा ना खासा कोई खराब वाला मामला कुछ इस तरह का, उनको रेस्ट भी चाहिए होता है, तो हम देखते हैं कि कब मशीन का डाउन टाइम होगा जिसमें प्रोडक्शन क्या होगी, स्लो होगी। अगर प्रोडक्शन स्लो होगी तो अगर हमने ऑर्डर पूरा करना है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो। इस तरह कहता है यूजिंग स्ट्रक्चर टाइम लॉग्स टू बैलेंस वर्कलोड अक्रॉस शिफ्ट, लॉग्स होते कहते हैं हिस्ट्री को, हम प्रॉपर एक हिस्ट्री रखते हैं कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी क्या शिफ्टें होंगी, कब कब कोई बंदा आके काम करेगा, फिर जब उनकी शिफ्ट खत्म होगी उनकी जगह पे कोई और कब आएगा, तो इसका पूरा एक स्ट्रक्चर डाटा मेंटेन हो रहा होता है। इसी तरह ट्रैकिंग प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी, सारी बात है आपको पता ही है कि एक यूनिट बनाने के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही होती है, वो सारा हम ये कॉस्ट काउंटिंग के अंदर यही तो सीखते हैं जो आप पढ़ते हो। तो इसको भी मेरे बच्चे ट्रैकिंग प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जिसकी एग्जाम्प्ट है उसका पता नहीं क्या बनेगा। और रिड्यूस कॉस्ट कहीं पे है, कोई बात, ये इसकी इसकी एग्जांपल ना ये तरतीब खराब हुई, कोई बात नहीं मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिए। कहते स्ट्रक्चर डेटा इज आल्सो यूज्ड इन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, इसको जरा देखना, ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या है, होता है ना कि बात कर मशीनों की जरा थोड़ा सा प्रेडिक्शन, ये प्रोडिक्शन से ही रिलेटेड है ये लफ्ज जो प्रेडिक्टिव है। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर बात कर पता चल रहा था कि कुछ मशीनों में कोई कमी बेशी हो सकती है। कहता है जैसे मॉनिटरिंग मशीन टेम्परेचर टू डिटेक्ट ओवर हीटिंग, होता है ना बात कर हम गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं, हमें पता चल रहा है यार इंजन ओवर हीटिंग कर रहा है, अगर ओवर हीटिंग कर रहा है तो जारी बात है इसकी मरम्मत का टाइम आ गया है, इसकी मरम्मत करा लेनी चाहिए। तो इस तरह मेरे बच्चे हमें इस चीज़ का भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि मशीन का टेम्परेचर कैसे कहाँ तक मेंटेन हुआ है, अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो पता चलेगा कि इस मशीन को अब सही करवाने की या इसकी मरम्मत करवाने की जरूरत है। तो ये भी मेरे बच्चे अगर रिकॉर्ड रख ही नहीं रहे आप तो फिर कैसे पता चलेगा। इसी तरह ट्रैकिंग वाइब्रेशन लेवल्स इन मोटर टू प्रोटेक्ट ब्रेकडाउन्स, होता है ना कि अगर जब जैसे गाड़ी में भी इंजन रखा है शुरू में बड़ा स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो इंजन पूरी गाड़ी को हिला रहा होता है, तो समझ आ जाती है। इसी तरह मशीन का भी मामला, वाइब्रेशन लेवल अगर बढ़ गया पता है मशीन खराब होने के करीब है, बेहतर यही है कि इसको क्या करवा लो, मरम्मत करवा लो। वो कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो ये यहाँ पे पूरा हिसाब रखा जाता है। लेकिन हमारे घरों में जब तक टोट के पाजरी ना जाती चीज़ है ना, इन्हें करावांगे उधर जो खराब हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोफेशनल इस तरह के मामला होते हैं ना, वहाँ पे इस चीज़ का रिस्क नहीं लिया जाता, ये जो बड़े इदारे होते हैं। कहता है कि शेड्यूलिंग मेंटेनेंस बिफोर इक्विपमेंट फेलियर अकर, वही बात कि भाई मेंटेनेंस आपने जब खराबी होने से पहले पहले उसको रख लें, तो ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है। ये भी कैसे पॉसिबल है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर डाटा अवेलेबल है। इस तरह कहता है एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, कि आपकी जो मशीन है वो कैसा परफॉर्म कर रही है,
ये कैसे पता चलेगा? मेजरिंग एनर्जी कंजम्पशन ऑफ ईच मशीन, भाई कितना की बेचारी को ताकत लगानी पड़ रही है हर मशीन को, ये जाहिर बात है उसके साथ इक्विपमेंट लगे होते हैं इस तरह के, जैसे इंजन शींजन, ये हमारे गाड़ियों के आम है। कहता है कि कंपेयरिंग आउटपुट पर आवर ऑफ डिफरेंट मशीन्स, दो मशीनें हैं, दोनों इकट्ठी ला के लगाई हुई है, एक का आउटपुट ज्यादा है, एक का कम है, तो पता चल जाएगा कि ये जो मशीन है इसकी बेचारी की जो परफॉर्मेंस ये खराब हो रही है। या एनालाइजिंग डाउन टाइम रिपोर्ट्स टू फाइंड अंडर परफॉर्मिंग इक्विपमेंट, यानी कि अगर कोई ज्यादातर बेचारा डाउन टाइम है जिसका वो खराब, जैसे होता है ना कि अक्सर बैंक, कुछ बैंक है उनके सिस्टम बेचारे डाउन ही रहते हैं, कोई पेमेंट करने जाओ वो सिस्टम डाउन है, तो उनको कहें, दिल करता है कि भाई बंदा चपेड़े कराए कि सिस्टम को सही क्यों नहीं करवाते, आपका सिस्टम डाउन, साथ वाला बैंक सही काम कर रहा है, और अक्सर वो यही कहते हैं साथ वाला बैंक चल रहा है, वहां पे उनका सिस्टम सही काम कर रहा है, वहां पे जाके करवा दो, तो बंदा दिल करेगा कि यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाए। तो खैर इस तरह की बातें मेरे अच्छे, ये जरा देखिएगा मैन्युफैक्चरर में, अभी अभी आपने क्या पढ़ा बोला मैन्युफैक्चरर के मामले में, कि यहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर डाटा आपको अवेलेबल होगा और उस स्ट्रक्चर डाटे का वहां पे क्या फायदा या क्यों जरूरी है। ज्यादा हो गया है, आसान बातें मैं मेरे बच्चे में बाद में क्या दोबारा बता रहा हूँ, आसान चीजें थी, आसानी से रीड करके आगे जाया जा सकता था, लेकिन ये सारी जो आपको मशक्कत करवाई जा रही है ये किसी मुश्किल वक्त के लिए तैयारी है। लॉजिस्टिक्स, बेटा लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? वैसे तो हाँ, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। जैसे होता है ना कि घर वालों ने आप लोगों के लिए रिक्शा लगवा रखा हो, समझो बेचारा लॉजिस्टिक्स का ही काम कर रहा है, ये मजाक कर रहा हूँ मैं। तो कुछ कंपनियां हैं, देखो ये लॉजिस्टिक्स दो तरह के मामला में, कुछ के कारोबार ही लॉजिस्टिक्स है। जैसे अगर हम बात करें ये जितने कोरियर वाले, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, डी ये जो इसका है DHL, उसके बाद TCS हो गया, लेपर्ड हो गया, ये जो भी हैं यानी कि इस तरह के, इनका काम भी लॉजिस्टिक्स का ही है। अच्छा कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह है, टिपू ट्रक वाला, उनका काम ही वो ट्रक बना रखे हैं, उनका काम ही लॉजिस्टिक्स का है। वो डिफरेंट तरह की जो बाकी जो लोग हैं उनको जारी बात है ये अपने मटीरियल शटीरियल अपनी फिनिश गुड्स इधर उधर लेकर जाने की जरूरत पड़ती है, वो इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो ये भी लॉजिस्टिक्स का काम इस तरह भी करते हैं। और बात का एक कंपनी अपनी चीजें खुद ही जो मटीरियल खरीदती है खुद ही वो लेकर आती है और खुद ही बना के आगे भी डिलीवर करती है, वो अपने लॉजिस्टिक्स के मामला को खुद देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है मेरे बच्चे कि ये है, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि ये सारा जो भी बंदा इस तरह की चीज में इन्वॉल्व होगा, जो चीजें किसी के बिहाफ पे या कोई भी इस तरह का कारोबार कर रहा होगा, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तरसील कर रहा होगा, उसके लिए लफ्ज क्या बोला जाएगा? लॉजिस्टिक्स। कहता है कि लॉजिस्टिक कंपनीज यूटिलाइज स्ट्रक्चर डाटा टू ट्रैक शिपमेंट। अब जाहिर बात है उनको पता होता है कि कौन सा मटेरियल, अब अगर फलानी जैसे ये DHL वाले हैं या लेपर्ड्स वाले हैं, अगर आप उनको कोई चीज़ देते हो कि फलानी जगह पे पहुंचानी है या मुल्क से बाहर पहुंचानी है, तो आपको उसका पूरा ट्रैक मेरे बच्चे उसकी वो होता है, रिकॉर्ड होता है उनके पास। तो आपको कब आपने उनको कोई चीज़ दी, डिलीवर करनी है, उसके बाद एक दो दिन बाद आप पूछ सकते हैं कि सर वो पहुंच गया, वो बता देंगे सर अब ये चीज़ आपकी कहाँ पे कहाँ तक पहुंच चुकी हुई है, कहाँ पे अवेलेबल है, तो कब तक ये डिलीवरी हो जाएगी, वो पूरा रिकॉर्ड देते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड। ये किस शक्ल में पड़ा होगा? ये स्ट्रक्चर में। इस तरह उनकी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड, जारी बात है चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी, ये थोड़ी कि कुछ चीजें वहीं पे छोड़ जाएंगे उसको, तो इन्वेंट्री कौन कौन सी चीजें आपने आज ली हैं जो आगे डिलीवर करनी है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। इसी तरह डिलीवरी रूट जो होते हैं तय किए होते हैं, जाहिर बात है लॉजिस्टिक का काम है। अगर उनके आने जाने के खर्चे ही ज्यादा पड़ रहे होंगे तो बेचारे कमाई कैसे करेंगे? जैसे हमारा मोस्टली जो इंडिया के साथ यही तो फटा है, उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया, हमने उनकी मान लो कि ये जो जहाज गुजरते हैं ऊपर से वो बंद कर दिए, वो थोड़ा सा साइड से जाना शुरू हो गया, पानी हमारा बंद ही, तो जाहिर बात है ये पता नहीं हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर बात है वो कहते हैं कई मिलियन पर मंथ उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं हो रहा, उनके जो प्राइवेट इंडस्ट्री जिनके जहाज जूज हैं उनका नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे सारा पाकिस्तानी बेचारा रुल रहा है पानी के लिए, कभी ज्यादा ही आ जाता है उसमें रुल जाते हैं, अल्लाह माफ करें, और कभी आता ही नहीं। तो कहने का मतलब कि ये डिलीवरी रूट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह और इसका भी मेरे से कौन सा डिलीवरी रूट यूज करना है, ये स्ट्रक्चर डाटा होता है इसका, ये नहीं कि आज मान लो कि इधर नू काट ला, जब ऐसे ही जा रहे उन्हें काट थोड़ा सा रश है इधर नू काट ला, वहां पे ऐसे नहीं होता। एंड व्हीकल मेंटेनेंस रिकॉर्ड, और जो व्हीकल जाहिर बात है ये सही काम कर रही होंगे तो काम चलेगा ना, तो उनका कौन कौन सी व्हीकल कब उसकी मेंटेनेंस होने की जरूरत है, इसका पूरा रिकॉर्ड, कब कोई हुई है कि मेंटेनेंस किसी व्हीकल की और कब दोबारा ड्यू होगी, जैसे वो बिल्कुल ऑयल शॉयल चेंज करते हैं सारा, ये बिल्कुल उसी तरह का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो लॉजिस्टिक्स में कौन कौन सा रिकॉर्ड हमारा स्ट्रक्चर डाटा की शक्ल में पड़ा होगा, ये मेरे बच्चे आपने चीजें याद कर लेनी है, और ये क्यों जरूरी है आगे उसमें बता रही है। कहता है कि दिस डाटा इंश्योर एफिशिएंट रूट प्लानिंग। अगर ये स्ट्रक्चर डाटा नहीं होगा तो मेरे बच्चे एफिशिएंट रूट प्लानिंग नहीं हो सकेगी। ये वही ऊपर की बातें उसने यहाँ पे बता रखी है, एफिशिएंट रूट प्लानिंग। कहता है कि GPS ट्रैकिंग टू सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट रूट फॉर ट्रक्स, अगर इस तरह का मामला प्लान कर सकते हो आप, या बाज का खुदा ना खासा कहीं पे रोड ब्लॉक हो जैसे कश्मीर के,
सारे रास्ते ब्लॉक हैं, तो अगर कोई और रास्ता हो सकता है तो उसके लिए मेरे बच्चे आपको पता चल सकता है। या ग्रुपिंग डिलीवरीज बाय लोकेशन टू सेव फ्यूल एंड टाइम, होता है ना, बास को डिलीवरी कोई अलग अलग करने के बजाय कि भाई फलानी जगह पे जाना है तो सारा ऐसा कर लो, एक ही उस पर ट्रक पे रख के भेज दो ना, अलग अलग ट्रक लाजमी भेजने हैं। जैसे मान लो कि मुल्तान के लिए 10 डाइवो जानी और हर हर एक में 5-5 बंदे बैठे हुए, बेहतर नहीं कि 50 बंदे कोई जो बैठा के कर दो हैं, या 10 बसें चलानी ही चलानी है। तो इस तरह मेरे बच्चे आप क्या कर सकते हो, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वही बात, एंड टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स, इट आल्सो एड्स इन मॉनिटरिंग सप्लाई परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजिंग द इंटायर सप्लाई। जाहिर बात है मेरे बच्चे, अच्छा बात का ये भी होता है कि ये जो लॉजिस्टिक्स होते हैं ना, इन्हीं की हमने जिम्मेदारी दी होती है कि हमें ये फलाना मटेरियल इस तारीख को दिया। जस्ट पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ना हमारे पास एक बंदा आते हैं, क्योंकि हमारे पहले जनरेटर काफी चलते थे, 2 कैंपस से दोनों में जनरेटर चलते थे। तो कोई डीजल सप्लाई करने वाले यहाँ पे लोग आते थे, तो कहते हैं सर डीजल हम आपको सप्लाई कर दिया करें। अब देखो हमें नहीं पता वो कहाँ से लेकर आएंगे, हमने उनके साथ तय कर लिया कि ठीक है भाई डीजल आप सप्लाई कर दिया। अब वो कहां से बंदोबस्त करेंगे, कैसे करेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बाज का, और वो किसका काम करें, लॉजिस्टिक्स का। अब बाज का क्या होता है, ऐसे ही कोई कंपनियां मटेरियल का भी जिम्मेदारी खुद ही ले लेती कि सर ये आपको मटेरियल चाहिए, हम आपकी फैक्ट्री तक ये जो डिलीवरी, साथ मटेरियल भी और उसकी डिलीवरी आपको फैक्ट्री तक देंगे। वो कहां से अरेंज करेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये लॉजिस्टिक वाले किस चीज का बंदोबस्त करते हैं, ये आगे सप्लायर की परफॉर्मेंस भी देखते हैं, जिससे ये चीजें खरीद के आगे सप्लाई करते हैं ना, जहां पे जिम्मेदारी ली होती है, ये फिर उनकी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखते हैं। याद रखो कि कौन सा सप्लायर इनको टाइमली चीजें दे रहा है, एंड ऑप्टिमाइजिंग द एंटायर सप्लाई चेन प्रोसेस। वही ये एग्जांपल एक दफा देख लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा कल है जुमा, कल हमारी क्लास होगी 2:20, ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज्यादा इंशाल्लाह। और कोशिश करना मेरे बच्चे पहुंच जाना। मैं कह रहा हूँ पहला चैप्टर है, ये खुद जानबूझ के स्लो और तरीके से पढ़ रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर लें। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वैसे ही इतनी जनरल होंगी, उसमें हमें ऑटोमेटिकली स्पीड बन जानी है। देखो कुछ जगहों पे स्पीड नहीं बन सकती मेरे बच्चे, ऐसी जगहों पे स्पीड नहीं बन सकती। और मंडे को आपका टेस्ट होगा, जितना पढ़ा होगा आपने उतना ही मेरे बच्चे मंडे को टेस्ट होगा उसको।